Kelkar is the founder partner of the firm. He is a fellow member of the institute. He also holds bachelor degree in commerce and law. He is also DISA qualified apart from being a certified ISO internal auditor and QuickBooks Pro advisor. His areas of expertise are direct taxes and audit. He has successfully carried out assignments involving statutory audit, internal audit, special audits, and taxation, compliances of many diverse clients. A prolific speaker, he has delivered many lectures on varied topics of professional and general interest. He has also authored a book titled as GDP Decoded, and he is a regular column writer for many newspaper periodicals. He is also a past chairman of Nagpur branch of ICAI and past president of Rotary Club of Nagpur Orange City. He is actively involved in many associations and organizations. With these words, I introduce before you today's worthy speaker, CA Avijit Kelkar, sir. Sir, hand over to you, please. Thank you, sir. Thank you, Shyamji. Convener of CP chapter, Shri Sumit Khetan ji, Deputy Convener Shyam Agrawal ji, and I would say energetic, enthusiastic, the star of Surat, very good friend of mine, CA Balkishan Agrawal ji. Thank you. हम प्यार से बालकिशन जी को बीके बोलते हैं, तो थैंक यू बीके फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू श्याम एंड सुमित फॉर कॉलिंग मी हियर. और मैं तो सूरत समझता था एक ही बहुत बड़ी ब्रांच है. सूरत की मेंबरशिप भी टू माय नॉलेज इज मोर देन 2500 मेंबर्स. लेकिन मुझे जब बीके का फोन आया तब मुझे पता चला कि अनूव्रत ब्रांच सॉरी सीपी चैप्टर है अपना, और उस सीपी चैप्टर में ये प्रोग्राम लेना चाहते हैं. तो आई एम वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड कि सूरत के मेंबर्स के लोगों के साथ मैं जुड़ा हूँ. बीके और श्याम जी, इनको मैं बताना चाहता हूँ आज का जो टॉपिक है प्रैक्टिस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज. मैं क्षमा चाहूंगा कि शायद थोड़ा कम्युनिकेशन हमारा गड़बड़ हो गई है. ये आज का मेरा जो टॉक है वो मैनेजमेंट और बिलिंग इसके ऊपर बिल्कुल नहीं है. मेरे ख्याल से इसके पहले सुश्रुत चितले जी का लेक्चर हो चुका है जिसमें शायद उन्होंने प्रैक्टिस और मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ टॉपिक लिया था. बीके ने मुझे बताया. आज का आई होप आई एम ऑडिबल. सबको आराम व्यवस्थित सुनाई दे रहा है? यस सर. यस सर. है ना? ओके, थैंक यू सो मच. सो आज का जो टॉपिक है प्रैक्टिस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज, ये पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जिसको एक्चुअली मैंने ओरिजिनल नाम दिया था मर्ज टू इमर्ज, और इस पर्टिकुलर टॉपिक पे शायद मैंने 25 से 30 लेक्चर अलग अलग जगह पे दिए हैं. और इस टॉपिक का या इस लेक्चर का बेसिक पर्पस कुछ और है. मैं ये मानता हूँ कि हम सभी लोग प्रैक्टिस में है, क्वालिफाई हुए सब प्रैक्टिस में आए हैं, और भगवान की दया से मेरे ख्याल सबकी प्रैक्टिस बढ़िया चल रही है और चलती रहेगी. हमारा प्रोफेशन ऐसा है, मुझे लगता है कि जब तक मैं बोलता हूँ जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक हम प्रैक्टिस करते रहेंगे. कोई रिटायरमेंट वगैरह तो होता नहीं है. और काम भी बहुत है, यानी काम की भी कोई कमी नहीं है. ढूंढना पड़ता है, लाना पड़ता है, काम बहुत रहता है, चलते रहता है. तो प्रैक्टिस अनएंडिंग है. जब तक आपकी इच्छा है तब तक आप प्रैक्टिस करते रहोगे, काम आते रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है. जहां तक बिलिंग का सवाल है और क्लाइंट रिटेंशन का सवाल है, खैर अलग अलग टेक्निक्स है, हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है, और कोई भी एक स्टाइल किसी एक फर्म को अप्लीकेबल नहीं होता. क्योंकि कोई कंप्लायंस में है, कोई कंसल्टेंसी में है, कोई ऑडिट में है, कोई लाइजनिंग में है, कोई और कुछ कर रहा है, कहीं अकेला आदमी है, कहीं बहुत सारे लोग हैं, किसी की टीम है, कोई सिंगल लोकेशन पे है, कोई मल्टी लोकेशन पे है, कोई शायद 2-4 क्लाइंट के साथ ही काम करता है, किसी का शायद क्लाइंट बेस बहुत बड़ा है. तो हर एक की प्रैक्टिस स्टाइल ये अलग अलग है. इसलिए मुझे ऐसा लगता है कोई भी पर्टिकुलर मैनेजमेंट सिस्टम बोलो या ऑफिस सेटअप बोलो, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बोलो, ये यूनिफॉर्म नहीं है, किसी एक का जो है दूसरे को अप्लीकेबल होगा ऐसा नहीं है. हैविंग सेड सो, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज, मैंने जब देखा कि जैसे हिंदुस्तान में टोटल शायद 3 लाख मेंबर है, उसमें से आधे 1.5 लाख मेंबर प्रैक्टिस में, 1.5 लाख मेंबर सर्विस में है,
और मैंने जब ओवरऑल प्रैक्टिस कैसे चल रही है इसका एनालिसिस किया तो कुछ चीजें मेरे सामने में आई और मुझे ये समझ में आया कि मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिशनर्स ये सोल प्रोप्राइटर्स है, इंडिविजुअल है। और जो बड़े काम रहते हैं, बिगर ऑडिट जो रहते हैं, वो जनरली बड़ी फर्म्स, हम बिग 4 बोलेंगे, बिग 40 बोलेंगे फॉर दैट मैटर, चलो बिग 400 बोल देते हैं, ये फर्म है जो ये सब काम कर लेती है और हम इसको कर नहीं पाते क्योंकि आइदर हमारी स्ट्रेंथ उतनी नहीं है, हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमारी कैपेबिलिटीज नहीं है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और इंस्टीट्यूट ने कुछ अल्टरनेटिव्स हमको दिए हैं बड़ा बनने के लिए, प्रैक्टिस डेवलप करने के लिए, नेटवर्किंग, मर्जर, कंपनी फॉर्म में प्रैक्टिस करना। और मुझे ये समझ में आया, बीइंग अ रीजनल काउंसिल मेंबर, कई लोगों के फोन आते थे, कई लोगों के इश्यूज रहते थे, मुझे समझ में आया कि लोगों को शायद इस चीज के बारे में पता नहीं है कि साइज बड़ा कैसे किया जाए, उसके क्या फायदे हो सकते हैं, क्या इश्यूज है, क्या चैलेंजेस है। इसलिए ये पर्टिकुलर टॉपिक मैंने डिसाइड किया, मर्ज टू इमर्ज, मैंने कहा ओरिजिनल मेरा नाम था, अभी मैं उसको थोड़ा ब्रॉड कर दिया, प्रैक्टिस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज के नाम से मैं इसमें जनरली लोगों को एड्रेस करता हूँ। क्योंकि मर्ज टू इमर्ज ऐसा रखा तो शायद लोगों को लगता है ये मर्जिंग की वगैरह बात कर रहे हैं, अपने समझ के बाहर का है, अपनी तो मर्जिंग की प्रैक्टिस ही नहीं है, इसलिए मैंने मर्ज टू इमर्ज ये टॉपिक अभी नहीं रखा, उसको प्रैक्टिस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज के नाम से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो विथ योर काइंड परमिशन मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ जिसमें कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। और सबसे सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि आपको अगर कोई सवाल है तो चैट में आप तो लिख सकते हैं, उसका जवाब देने का मैं कोशिश करूंगा, या अदरवाइज एट द एंड ऑफ द सेशन हम आपके जो भी क्वेरीज है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेरे पास कितना 1 घंटा है श्याम जी? सर 2 आवर्स है, बाकी एक्सटेंड करने बोलेंगे तो अपन एक्सटेंड कर लेंगे, नो इश्यू। नहीं चलो ठीक है ओके, 2 घंटे है तो बहुत सारा समय है। मैं भैया अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट ए मिनट। स्क्रीन शेयर करने के लिए पावर पॉइंट मेरा ओपन चाहिए ना? जैसा वो स्क्रीन पे आएगा फिर वो स्क्रीन शेयर में आएगा, स्क्रीन शेयर आपको करना पड़ेगा, को होस्ट आपको बनाया हुआ है। ठीक ठीक। So let me share my screen. अभी क्यों नहीं आ रहा है? हाँ आ गया, डन। आई होप एवरीबडी इज एबल टू सी माय स्क्रीन। सो मैंने जैसे कहा था कि ओरिजिनल मेरा टॉपिक है मर्ज टू इमर्ज, यानी मर्ज हो जाओ, एक हो जाओ, साथ में आ जाओ, टू इमर्ज, बड़ा बनने के लिए। जिसका दूसरा नाम मैंने कहा इट इज स्ट्रेटेजीज फॉर ग्रोथ। डेवलपमेंट हम कैसा करें इसके बारे में हम बात करेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट, एक कोट है जिसको मैं हमेशा सबके साथ शेयर करता हूँ, you may never know what results come of your action, but if you don't do anything there will be no results. In short, हमको पता नहीं कि अगर हम कुछ करेंगे तो उसके क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं, लेकिन अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो कोई रिजल्ट आने का सवाल ही नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ आपको मैं थॉट्स दूंगा, कुछ नए आपको प्रोविजंस बताऊंगा, कुछ चीजें बताऊंगा, हो सकता है उनको सुनने के बाद आपको कुछ एक नई आइडिया मिले, एक नई प्रेरणा मिले, और आप भी उस लाइन पे अगर सोचे तो बहुत कुछ बदल सकता है। मैं यकीन के साथ यहाँ बताना चाहूंगा, जैसे मैंने इसके ऊपर 30-35 लेक्चर दिए हैं, उसके बाद मुझे कई लोगों के फोन आए कि भाई हम मर्ज करना चाहते हैं, हम नेटवर्किंग करना चाहते हैं, हम नाम बदलना चाहते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। और फ्रेंड्स, मैं बड़े खुशी के साथ बताना चाहूंगा कि वो लोग आज भी मुझे कभी ना कभी फोन करते हैं कि भाई आपको सुनने के बाद हमने अपनी साइज बड़ी किया, हमने चेंज किया और आज हम बहुत फायदे में। तो ये सुनने के बाद मैं यकीन है मुझे कि आपको कुछ नई आइडियाज मिलेगी, कुछ नया ध्यान में आएगा, और अकॉर्डिंगली आप भी आपकी प्रैक्टिस कैसे बड़ी कर सकते हैं इसके ऊपर ध्यान देंगे। हम थोड़ा आगे जाने से पहले एक खास चीज हमने देखना चाहिए। मैंने कहा कि हिंदुस्तान में टोटल 3 लाख सीए, उसमें से करीबन 1.5 लाख सीए प्रैक्टिस करते हैं। और ये जो सीए प्रैक्टिस करते हैं, अगर इनका हम प्रोपोर्शन देखें, यानी प्रोप्राइटर कितने हैं, पार्टनर्स कितने हैं,
तो बड़ी मजे की बात आपको देखेंगी कि आउट ऑफ द टोटल 100 प्रैक्टिसिंग मेंबर्स ऑलमोस्ट 73% प्रोप्राइटरशिप है। आउट ऑफ 100 73% प्रोप्राइटरशिप है। पार्टनरशिप जिसमें 2 से 3 पार्टनर है ऑलमोस्ट 21% है। पार्टनर जिसमें 4 से 10 पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म, ऐसी करीबन 6% है। और जिसमें 10 से ज्यादा पार्टनर है, ऐसे सिर्फ 0.24% है। तो आप देखेंगे कि टोटल 100 पे में से ऑलमोस्ट 73% प्रोप्राइटरशिप है, बची हुई 27% ये पार्टनरशिप है। अच्छा, वो 27% में भी आप देखेंगे करीबन 6% फर्म्स ऐसी है जिसमें मेंबर जो है, पार्टनर जो है वो जो 4 से ज्यादा है, और 10% इसमें 0.20 पर। और फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि जितने बड़े ऑडिट आते हैं, फिर वो लिस्टेड कंपनीज के हो या बड़े कंपनीज के हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हो, या आजकल आपने देखा होगा कई कई टेंडर्स भी आते हैं, बड़े बड़े काम आते हैं, और हर जगह पे वो बोलते हैं कि भाई आपके नंबर ऑफ पार्टनर्स एटलीस्ट 5 चाहिए, 10 चाहिए, एंड सो ऑन सो फॉर, इतने लोग चाहिए। तो जब तक हमारी स्ट्रेंथ इतनी बड़ी होगी नहीं, इतना बड़ा फर्म साइज नहीं होगा, हम वो काम कर नहीं पाते। मैं इस चीज में जरूर विश्वास रखता हूँ कि चाहे प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, काम सबके पास है, पैसा सब कमा रहे, इसमें कोई शक नहीं है। हर एक जन बिजी है, हर एक के पास पैसा है, लेकिन मेरी सोच ये है कि इतनी मेहनत करके हिंदुस्तान की जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वालिफिकेशन हमने पाई है, वी आर नाउ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आवर डोमेन एक्सपर्टाइज इज ऑडिट एंड अश्योरेंस सर्विसेज। ठीक है, हम अकाउंटिंग करते हैं, टैक्सेशन करते हैं, जीएसटी करते हैं, एनीथिंग अंडर द बोलते हैं ना सन, हम सब कुछ करते हैं, एग्रीड, सब में पैसा है, एग्रीड, सब में अपॉर्चुनिटीज है, एग्रीड। लेकिन जो हमारा बेसिक क्वालिफिकेशन है वो है ऑडिट्स करने का। और जब तक हम बड़ा अच्छा बेहतरीन ऑडिट नहीं करेंगे, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एज ए प्रोफेशनल, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम वो चीज नहीं कर रहे जिसके लिए हम एक्चुअल क्वालिफाई हुए हैं। एंड एज आई सेड, फैक्ट रिमेन्स, सिंस हमारा साइज छोटा रहता है, हम ये शायद 75% कैटेगरी में आ जाते हैं, रेस्ट ऑफ द 25% कैटेगरी में नहीं आते, इसलिए हम शायद बड़ा काम, अच्छा काम कर नहीं पाते। मैं और एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जनरली सक्सेसफुल जो फर्म्स रहती है उसमें जनरली 2 टाइप के लोग रहते हैं। नंबर 1, एक वो जो काम लाने की क्षमता रखते हैं। अब काम लाने की क्षमता यानी लोगों से मिलना, अलग अलग जगह जाना, वहां बताना कि भाई आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप क्या काम कर सकते हैं, आपका मैन पावर कितना है, और काम लाना। और दूसरे टाइप जो लोग रहते हैं वो रहने काम करने वाले लोग रहते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इवन आप कहीं से काम ला सकते हैं, लेकिन सिर्फ काम लाने से होगा नहीं, आपको काम को परफॉर्म भी करते होना चाहिए, डिलीवर भी करते होना चाहिए। और जब तक आपका स्ट्रेंथ नहीं है, आपके पास लोग नहीं है, आप शायद वो काम कर नहीं पाएंगे। सो ये पहला चार्ट है जिसको देखने के बाद ही मैंने डिसाइड किया कि नाउ आई मस्ट टॉक विथ माय प्रोफेशनल कलीग्स अबाउट हाउ दे कैन इनलार्ज देयर फर्म। तो एक दूसरी चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा, इसके अलावा 2 ऐसे ऑडिट है जो खास हमारे बड़े मैंने दिल के करीब है। एक है बैंक ऑडिट और दूसरा है सीएनएजी ऑडिट। सीएनएजी ऑडिट को थोड़ा हम ज्यादा इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, बैंक ऑडिट हम सबको बड़ा प्यारा है। किस चीज के लिए प्यारा है वो तो मैं पता नहीं चाहूंगा, लेकिन सबको बड़ा प्यारा है और हर एक को लगता है कि हर साल बैंक ऑडिट आना चाहिए। बट द फैक्ट रिमेन्स, आप सबको पता है कि विद द मर्जर ऑफ द बैंक्स अभी नंबर ऑफ बैंक्स कम हो गए। जैसे आपको बताओ, अभी 12 ही पब्लिक सेक्टर बैंक्स रह गई है, और प्रैक्टिसिंग यूनिट्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रैक्टिशनर्स बढ़ रहे हैं। तो जिस हिसाब से बैंक्स ब्रांच कम हो रही है, प्रैक्टिसिंग बढ़ रहे हैं, तो सभी को काम मिलेगा या रेगुलर काम मिलेगा, इसकी गारंटी कम हो गई। और आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल बैंक ऑडिट आते नहीं है। इवन प्रोप्राइटर्स, तो मुझे तो लगता है कि प्रोप्राइटर्स को धीरे धीरे बैंक ऑडिट आना मे भी आने वाले कुछ साल बाद बंद हो जाएगा। तो अगर बैंक ऑडिट आपको अगर चाहिए, बैंक ऑडिट आपको लगता है कि रेगुलरली आपको आना चाहिए, तो आपका जब तक पार्टनरशिप फॉर्म नहीं होता या जब तक उसका साइज थोड़ा बड़ा नहीं होता, तब तक मुझे लगता है कि बैंक ऑडिट आने के चांसेस ओवर द ईयर कम हो जाएंगे। और सिर्फ स्टैट्यूटरी बैंक ऑडिट क्यों, अगर आप कॉन्करेंट ऑडिट की भी बात करेंगे, तो कॉन्करेंट ऑडिट में भी आजकल वो ये पूछते हैं कि भाई आपकी फर्म है क्या, आपके कितने पार्टनर है,
कितने साल का एक्सपीरियंस है, उसमें से डीसा क्वालिफाइड कौन है, अभी तो बैंक ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट का सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए किसी एक पार्टनर के पास, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो ओवर द पीरियड ये इस टाइप के जो असाइनमेंट्स है, जहाँ पे एक तो हमारा रेगुलर काम हमें मिलता है, वहां से एक रेगुलर इनकम हमको मिलता है, इस टाइप के काम ओवर द पीरियड किसको जा रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म्स या बिगर फर्म्स को जा रहे हैं। हम और अगर बड़े ऑडिट की बात करें, जैसे सेंट्रल स्टेटरी ऑडिटर बोलो या बड़े बैंक के ऑडिट हो गए, यहाँ पे जनरली वो देखते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। और हमारा जो एमईएफ है, आप सब लोग एमईएफ फाइल करते होंगे, जनरली मेंबर्स का ये मिसकंसेप्शन है कि एमईएफ फॉर्म ये बैंक ऑडिट के लिए रहता है। प्लीज ध्यान दीजिए, एमईएफ का मतलब होता है मल्टीपर्पज इम्पैनलमेंट फॉर्म, यानी वो सिर्फ बैंक के लिए इस्तेमाल नहीं होता है बल्कि वो मल्टीपर्पज के लिए इस्तेमाल हो सकता है। यानी एमईएफ आप फॉर्म जब भरते हैं ना, उसमें आप देखेंगे कि अदर सेक्टर्स में आपका क्या एक्सपीरियंस है वगैरह वगैरह, वो भी स्लाइड रहती है, और जनरली लोग उस चीज को स्किप कर देते हैं कि भाई इससे क्या होगा। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम, वैसे ये महीने में ही एमईएफ एक्सपेक्टेड है नया वाला, एमईएफ आप फाइल करते वक्त आप ध्यान रखिए उसमें आप सब चीजें बराबर देंगे, क्योंकि ये फॉर्म जो है ये मल्टीपर्पज इम्पैनलमेंट फॉर्म है, कई अलग अलग चीजों के लिए काम में ला सकता है, नॉट ओनली बैंक के लिए। अब ये जो एमईएफ है, इसमें जहां तक हम बैंक ऑडिट की बात करें तो कैटेगरीज आती है 1 2 3 4, सबको पता है। एमईएफ फॉर्म आपने फाइल करने के बाद लास्ट में आपकी कैटेगरी भी आपको दिखती है। आपने देखा होगा कैटेगरी 1 यानी मिनिमम 5 पार्टनर चाहिए, कैटेगरी 2 यानी 3 चाहिए, 3 यानी 2, और कैटेगरी 4 यानी इंडिविजुअल जो है, अगर प्रोप्राइटर है तो वो कैटेगरी 1 में आता है। इसके अलावा भी अगर आप गूगल कर लेंगे, आपको आरबीआई का ये पर्टिकुलर सर्कुलर मिलेगा जिसमें आपकी कैटेगरी कौन सी, आप देखेंगे उसमें कि आपके साथ कितने लोग हैं, आपका कितने दिन का प्रैक्टिस है, इस सब चीजों के ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन से कैटेगरी में जाएंगे। और ये कैटेगरी में आपको अगर ऊपर आना है तो आपको आपकी फर्म का साइज बड़ा करना पड़ेगा। इसके अलावा खैर मैं हर चीज के ऊपर बस थोड़ा थोड़ा ही आपके साथ में कुछ डिस्कस करूंगा। अगर हम सीएनएजी ऑडिट की बात करें तो आपको पता होगा कि प्रैक्टिस चालू करने के बाद पहले 5 साल तक तो आप सीएनएजी ऑडिट आपको आता नहीं है। बीच में कुछ साल पहले ऐसा हुआ था कि उन्होंने बोला था भाई प्रोप्राइटरी फर्म्स तो अप्लाई नहीं कर सकती, जिसके अगेंस्ट में कोर्ट में गए कुछ लोग, और कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ठीक है आप 5 साल तक दो मत, लेकिन सीएनएजी का इम्पेलमेंट करने का अधिकार सबको है। क्योंकि आपको पता होगा जब भी आप कहीं टेंडर में या किसी गवर्नमेंट काम के लिए अप्लाई करते हैं तो जनरली वो पूछते हैं आपका सीएनएजी नंबर क्या है, और कई कई जगह पूछा जाता है कि आपका एमईएफ नंबर क्या है। तो मेरी ये एक सबको हम्बल सजेशन है कि आप हर साल एमईएफ फॉर्म तो भरती है, उसके अलावा सीएनएजी की भी एप्लीकेशन जरूर कीजिए, उसमें एक आपका नंबर आएगा और वो नंबर आपको कल कहीं कोट करने के काम आता है। सीएनएजी में भी आपने देखा होगा पहले 5 साल तक आपको कोई ऑडिट नहीं मिलता है, उसके बाद आपको माइनर ऑडिट आते हैं। माइनर ऑडिट ये 4 साल के लिए रहते हैं, जिसमें फीस कम रहती है लेकिन गवर्नमेंट का काम हमारे पास आता है, और 4 साल का माइनर ऑडिट होने के बाद फिर आप मेजर ऑडिट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। खैर उसमें भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं और अकॉर्डिंगली आपको कौन सा ऑडिट मिलेगा डिसाइड होता है। और अल्टीमेटली कौन सा ऑडिट मिलेगा ये आपकी फर्म साइज क्या है, कितने पार्टनर्स है, उनका इंडिविजुअल एक्सपर्टाइज क्या है, कौन सा सर्टिफिकेट है। अगर आप सीएनएजी का अगर आप लेटेस्ट देखोगे तो उसमें उन्होंने इवन इंडेस आपने किया है उसको मार्क्स है, डीसा को मार्क्स है, अलग अलग कैटेगरी के मार्क्स उन्होंने दिए हुए। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हम बोलते हैं कि भाई फर्म साइज बड़ा करना है, जैसे मेरे फॉर एग्जांपल मेरे फर्म में 4 लोग आ गए, हम 4 लोग पार्टनर हो गए, लेकिन ये जो भी इम्पेनलमेंट प्रोसेस है इसमें वो बात करते हैं एक्सक्लूसिव पार्टनर की। और एक्सक्लूसिव पार्टनर का मतलब होता है इन शॉर्ट जो सिर्फ आपके साथ जुड़ा है। अगर उसकी खुद की अलग प्रोप्राइटरशिप है या कहीं और पार्टनर है वो और कहीं एम्प्लॉय है तो वो एक्सक्लूसिव नहीं होता। उसके अलावा उन्होंने इवन सैलरी की भी कंडीशन डाल दी है, अभी कंडीशन जस्ट रिवाइज हुई है कि अगर एसीए पार्टनर है तो साल भर में उसका मिनिमम 2,70,000 रुपए का रेम्यूनरेशन होना चाहिए, एफसी है तो कुछ 3 लाख का होना चाहिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो रेम्यूनरेशन भी हमको ध्यान देना पड़ता है कि वो प्रिस्क्राइब लिमिट से कम ना हो। प्लस उनका परसेंटेज शेयर क्या है, अगर 4 से 9 पार्टनर है तो 5%, उससे ज्यादा है तो 3%, ऐसे परसेंटेज शेयर भी दिए हुआ है। रिक्वेस्ट यह है, मैं कुछ ज्यादा डिटेल में बताने चाहूंगा, आप कृपया करके सर्कुलर देखिए, और सिर्फ मतलब पार्टनर जोड़ने से नहीं होगा, वो क्राइटेरिया में भी वो लोग फिट होने चाहिए, तभी वो एक्सक्लूसिव पार्टनर कराएंगे। तो इस टाइप से अगर हमारी फर्म है तो हमको अच्छे बड़े काम मिलने के चांसेस
बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी, मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको भी लगे कि यस, हमने थोड़ा साइज बड़ा करना चाहिए और अच्छे बड़े काम लाने की आने की हमने कोशिश करना चाहिए। अब साइज बड़ा कैसे करना है, इंस्टीट्यूट ने, जो कि मेरा टॉपिक है प्रैक्टिस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, इंस्टीट्यूट ने भी, हमारे आईसीआई ने भी हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं हमारी प्रैक्टिस बड़े करने के। तो 3 टाइप के ऑप्शंस है, उसमें से रादर 2 ऑप्शन जो है वो प्रैक्टिस बड़े करने के, एक है नेटवर्किंग, दूसरा है मर्जर, और तीसरा ऑप्शन है प्रैक्टिस इन कॉर्पोरेट फॉर्म। तो वो एक थोड़ी अलग चीज है, उसको भी मैंने अपने इसमें इंक्लूड किया है। तो हम बात करेंगे नेटवर्किंग की। जनरली हम नेटवर्किंग क्यों करते हैं? वैसे नेटवर्किंग तो हर प्रोफेशन में होता है। इवन हमारे यहाँ भी, अगर मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर हूँ, मेरे पास में फॉर एग्जांपल कोई इनकम टैक्स का काम है, अगर मैं काम नहीं करता तो मेरी कोई ना कोई नेटवर्क में मेरा प्रैक्टिशनर फ्रेंड रहता है, एसोसिएट रहता है, तो मैं उसको देता हूँ। जनरली हम नेटवर्किंग करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हमारा कॉस्ट और टाइम इफेक्टिवली इस्तेमाल हो, ज्यादा हम काम कर सके, ज्यादा लोगों को हम जोड़ सके, जिसको हम नेटवर्किंग बोलते हैं। और नेटवर्किंग आपको पता रहता है 2 टाइप के जनरली नेटवर्क रहते हैं, फॉर्मल नेटवर्क और इनफॉर्मल नेटवर्क। फॉर्मल नेटवर्किंग, जिसकी हम ज्यादा यहाँ पे बात करने हैं, इट इज अ नेटवर्किंग अमॉन्ग्स द फर्म रजिस्टर विद द आईसीआई। तो आईसीआई के साथ अगर आप रजिस्टर हो जाते हैं तो उसको बोलेंगे हम फॉर्मल नेटवर्क। और रिफरल प्रैक्टिस, यानी नॉर्मल हम जो प्रैक्टिस करते हैं ना, जो काम हम नहीं करते किसी और को बताना, उसको हम बोलते हैं रिफरल प्रैक्टिस। तो रिफरल प्रैक्टिस, इसको हम बोलेंगे इनफॉर्मल नेटवर्किंग। तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, वो तो हम सब उसमें प्रैक्टिस करते ही है। हम फॉर्मल नेटवर्किंग क्या है उसकी बात करेंगे। ये कुछ बेनिफिट्स है नेटवर्किंग करने के। आपको बताना चाहूंगा, आईसीआई ने जब देखा कि हमारे देश में स्मॉलर फर्म्स ज्यादा है, और बिकॉज वो सब साथ में नहीं है, वो बड़े काम के लिए अप्लाई नहीं कर पाते, कर नहीं पाते, तो इसलिए उन्होंने ये नेटवर्किंग नाम की कंसेप्ट लाया। और अगर हम नेटवर्किंग करते हैं तो नेटवर्किंग की वजह से हमारा मल्टी लोकेशनल और मल्टी डिसिप्लिनरी काम करने का दरिया बढ़ जाता है। ज्यादा से ज्यादा हम काम कर सकते हैं, कंबाइंड स्ट्रेंथ का हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर हम नेटवर्किंग करते हैं तो दिस नेटवर्किंग में लीड टू मर्जर ऑफ द फर्म, बाद में आप मर्जर भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली नेटवर्किंग होती क्या है ये मैं आपको बताऊंगा अभी। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मैंने ऐसी कई फर्में देखी है जिन्होंने नेटवर्किंग किया है, और ये नेटवर्किंग करने के बाद उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, बीच में एक कोई काम आया था, एक मल्टी नेशनल कंपनी है, उसका पैन इंडिया स्टॉक टेकिंग का काम था। तो किसको गया? वो उस फर्म को गया जो नेटवर्किंग में थी, जिन्होंने बोला कि भाई हमारे इतने सारे नेटवर्क है और हम ये काम कर सकते हैं। अगर आप सूरत में फॉर एग्जांपल आजकल कल मान लीजिए गुजरात फॉर दैट मैटर स्टेट में कोई ऐसा काम आ गया जो मल्टी लोकेशनल आ गया, तो एक सूरत बेस्ड फर्म मे भी उस काम को अप्रोच नहीं कर सकती, क्योंकि उनका मल्टी लोकेशनल कोई टाई अप नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। लेकिन अगर हम नेटवर्किंग करते हैं तो ऐसा मल्टी लोकेशनल आप काम ले सकते हो। ये एक जस्ट कुछ बेनिफिट है नेटवर्किंग के। लेकिन नेटवर्किंग एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम हमारा जो प्रेजेंस है उसको बढ़ा सकते हैं, मल्टी लोकेशनल कर सकते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी कर सकते हैं। ये हो गया नेटवर्किंग। नेटवर्किंग की डेफिनेशन है, अगर आप गूगल पे जाएंगे, अगर आप रेगुलेशन फॉर नेटवर्किंग आईसीआई निकालेंगे तो आपको एक 2-4 पेजेस का मिल जाएगा। वैसे तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए मैं हम उसके जो टेक्निकल चीजें उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। लेकिन नेटवर्किंग का मतलब होता है नेटवर्क अमॉन्ग्स 2 और मोर फर्म्स, जहां पे वो एक अरेंजमेंट करते हैं टू वर्क कलेक्टिवली, जिसको हम नेटवर्किंग बोलते हैं। तो फॉर्मल नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं। अगर आपको फॉर्मल नेटवर्क करना है, यानी दो या दो से ज्यादा फर्मों को अगर नेटवर्क करना है, और अगर वो आईसीआई के साथ इसको रजिस्टर करता है, तो इसको बोलेंगे हम फॉर्मल नेटवर्क। रिफरल प्रैक्टिस की मैंने इनफॉर्मल नेटवर्क की बात कर लिया। नाउ अगर हम नेटवर्क करना चाहते हैं तो आपको नेटवर्किंग फर्म का एक नाम डिसाइड करना पड़ेगा। और ये जो नेटवर्किंग फर्म का आप नाम डिसाइड करते हैं और ये आईसीआई से इसको अप्रूव करते हैं, तो ये नाम का कार्ड या लेटर हेड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पे फॉर एग्जांपल अभिजीत केलकर नाम के अंडर में नेटवर्किंग हो गया, तो आई कैन यूज अ नेटवर्किंग नेम एज अभिजीत केलकर एंड एफिलिएट्स। और
एंड अफिलिएट्स या एंड कंपनी, इस नाम का जो रजिस्टर्ड है आईसीआई के साथ हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस नाम के साथ हम कई जगह अप्रोच कर सकते हैं कि भाई हमारा ऐसा ऐसा नेटवर्क है और इस टाइप के नेटवर्क में हम काम ले सकते हैं। यानी जो पहले अलाउड नहीं था, जो पहले इनफॉर्मल था, जो पहले रिफरल था, अभी हम इंस्टीट्यूट ने उसको ऑफिशियल करने की परमिशन दे दी है कि आप एक फॉर्मल नेटवर्क बना के अकॉर्डिंगली आप काम ला सकते हैं। मैं रिपीट करना चाहूंगा, हमारा जो रेगुलर काम है, कंसल्टेंसी का काम है या कंप्लायंस का काम है या लाइसेंसिंग का काम है, मुझे लगता है उसमें तो शायद नेटवर्किंग की कोई आपको जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पे ऑडिट एंड अश्योरेंस सर्विसेज की बात आती है, वहां पे हमको नेटवर्क अगर हमारे पास है तो शायद हम अच्छा बड़ा काम कर सकते हैं। और आई रिपीट, इंस्टीट्यूट ने परमिट किया है कि आप आपका नेटवर्क रजिस्टर करो आईसीआई के साथ में और अकॉर्डिंगली उस नेटवर्क के साथ आप अच्छे काम के लिए अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, अप्रोच कर सकते हैं। जहाँ पे टेंडर है या जहाँ पे आपको लगता है कि कोई ऐसा बड़ा काम है, वहां पे आप जाके आप आपकी सकते हैं और अकॉर्डिंगली काम ले सकते हैं और वो नेटवर्क में आपको काम मिलेगा। रजिस्ट्रेशन, सो इन शॉर्ट मैं आपको बताऊंगा कि ये नेटवर्क का कैसा है। फॉर्मल नेटवर्क इज रिक्वायर्ड रजिस्टर्ड आईसीआई इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। उसका एक फॉर्म है, उसमें आपको उसको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रिफरल प्रैक्टिस, इनफॉर्मल नेटवर्किंग को रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड नेटवर्क शैल इवेल्युएट फॉर इटसेल्फ वेदर और नॉट इज अ फॉर्मल नेटवर्क रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन। यानी हर एक ने डिसाइड करना है कि इसको रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं करना है। नेटवर्किंग करना बहुत अच्छा है, मैंने कहा बहुत सारे काम आ सकते हैं नेटवर्किंग में, लेकिन एक इथिकल कंप्लायंस होता है जिससे शायद प्रॉब्लम हो सकता है। और ये इथिकल कंप्लायंस ये है कि अगर कुछ फर्म नेटवर्क में है, किसी एक फर्म के पास अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो नेटवर्क की दूसरी फर्म उसका इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकती, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। सो नेटवर्किंग में इथिकल चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा। सेम वे अगर किसी बैंक का स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो उसके नेटवर्क की जो फर्म है वो उसके दूसरे ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट वगैरह नहीं कर पाएंगी। तो ये मेरे ख्याल से सिर्फ एक दिक्कत है जो नेटवर्किंग में आती है कि ऑडिट्स यानी स्टैट्यूटरी ऑडिट्स और इंटरनल ऑडिट जो एक फर्म को अलाउड नहीं है, सेम वे नेटवर्किंग में भी हम वो काम नहीं कर सकते। यानी अगर एक के पास स्टैट्यूटरी है तो उसका कॉन्करेंट इंटरनल दूसरा नेटवर्क फर्म ले नहीं सकता। अगर ये पर्टिकुलर चीज हम छोड़ दे तो नेटवर्क मतलब ये इथिकल कंप्लायंस हम छोड़ दे तो नेटवर्किंग में आप काफी काम कर सकते हैं। नेटवर्किंग में सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि एक अच्छी चीज है, और अगर इस टाइप के लगता है आपके पास काम है या ऐसे काम आप ला सकते हैं, ऐसे काम आपको अप्रोच हो रहे हैं, तो प्लीज गो फॉर नेटवर्किंग। नेटवर्किंग करने से आप मल्टी लोकेशनल, मल्टी डिसिप्लिनरी आपका एग्जिस्टेंस बढ़ा सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। और एज आई सेड, एक बार आप नेटवर्किंग में आ गए, नेटवर्किंग अच्छी चली तो इंस्टीट्यूट कहती है और मेरा एक्सपीरियंस है कि नेटवर्किंग बाद में मर्जर में कन्वर्ट हो सकती है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन आप अगर पेपर पढ़ते होंगे तो आजकल इवन पेपर में भी आता है, आइदर नेटवर्किंग के लिए भी आता है या इवन दो फर्म मिलके मर्ज हो गई इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आती है। तो इसलिए नेटवर्किंग के बाद हम मर्जर के ऊपर बात करेंगे। किसी का कोई सवाल है तो मेरे ख्याल से मैं तो उसको एंड में लूंगा। मर्जर ये नाम हम सब लोग ने सुना होगा, वैसे मर्जर ये नाम फाइनल में जब है मर्जर, अमलगमेशन और कौन सा हमने वो सब्जेक्ट पढ़ा होगा, उसमें हमने मर्जर के ऊपर काफी डिस्कस किया है। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मर्जर, डीमर्जर इस नाम को बहुत इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इंस्टीट्यूट ने भी मर्जर इस शब्द को इस्तेमाल किया है, मर्जर ऑफ प्रैक्टिस फर्म। और ये मर्जर लाने का पर्पस क्या है, जैसे कि मैंने कहा कि इंस्टीट्यूट ने देखा कि फर्म छोटी है और वो छोटी फर्म बड़ी हो नहीं पाती है और उसमें कुछ और भी इश्यूज आते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हमको सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ सीए फर्म्स करना है, सीए फर्म्स को अगर बढ़ाना है, तो नेटवर्किंग के अलावा हमें उनका मर्जर अलाउ करना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक मर्जर होगा नहीं, साइज बड़ा नहीं होगा, सस्टेनेबिलिटी नहीं बढ़ेगी, ग्रोथ नहीं होगी। इसलिए इंस्टीट्यूट ने ये गाइडलाइंस फॉर मर्जर लाई है। आई रिपीट, आप गूगल पे अगर सिर्फ टाइप कर लेंगे गाइडलाइन फॉर मर्जर आईसीआई तो एक 2-4 पेज की है, सिंपल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी गाइडलाइन है। अगर आप वो पढ़ेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये होता कैसे। लेकिन
इसके क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज है, क्या करना चाहिए, ये मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो अगर दो लोग अगर मर्जर करना चाहते हैं तो उनको करना क्या है, सिंपल, उनको 30 दिन के अंदर इंस्टीट्यूट को एक मर्जर एग्रीमेंट बनाना है और वो 30 दिन के अंदर आपको वो मर्जर एग्रीमेंट इंस्टीट्यूट को देना है। इसमें कई सवाल होंगे, आपके नाम का क्या, वो सब सवाल के आपको जवाब दूंगा मैं। बेसिक प्रोसीजर क्या है, दो फर्में, दो लोग, दो से ज्यादा लोग मर्ज होना चाहते हैं, उनको करना क्या है, नंबर 1, एक उनको मर्जर एग्रीमेंट बनाना होगा कि भाई फर्म ए है, फर्म बी है, ये इस दिन से मर्ज होना चाहती है एंड सो ऑन सो फोर्थ, जिसको बोलेंगे मर्जर एग्रीमेंट। इस मर्जर एग्रीमेंट का एक फॉर्मेट भी आपको शायद वो गाइडेंस नोट में मिल जाएगा, सिंपल मर्जर एग्रीमेंट है। इसके अलावा आपको एक नई पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी। ओरिजिनल आपकी अगर पार्टनरशिप है तो उसकी एक डीड है या एक प्रोप्राइटरशिप है, अभी आप मर्ज हो गए तो ये मर्ज फर्म की आपको एक नई डीड बनानी पड़ेगी और रजिस्टर ऑफ फर्म क्या हम इसको रजिस्टर करते हैं, तो अगर आप नई डीड बनाते हैं तो उसको रजिस्टर ऑफ फर्म के साथ इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। और खास बात ध्यान देने वाली वो है कि आफ्टर द मर्जर ऑफ द फर्म द इंस्टीट्यूट विल फ्रीज द नेम्स ऑफ द मर्जिंग फर्म एंड शैल नॉट अलाउ द सेम नेम्स टू एनी अदर फर्म। यानी फॉर एग्जांपल बालकिशन अग्रवाल एंड कंपनी, अभिजीत केलकर एंड कंपनी, ऐसी दो फर्में है और हम दोनों ने डिसाइड कर लिया कि भाई हम मर्ज हो जाते हैं और एक ही फर्म बनाते हैं। तो बालकिशन अग्रवाल एंड कंपनी, ये जो नाम अप्रूव किया है इंस्टीट्यूट ने, या अभिजीत केलकर एंड कंपनी, ये जो नाम अप्रूव किया है इंस्टीट्यूट ने, ये दोनों नाम फ्रीज हो जाएंगे इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड में 5 साल के लिए। यानी इवन हम मर्ज हो गए, हमारा नाम क्या होगा ये हम थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं, इवन हम मर्ज हो गए, इस नाम को इंस्टीट्यूट किसी और को देगा नहीं, इस नाम को इंस्टीट्यूट किसी और को देगा नहीं, ये दोनों नाम फ्रीज हो जाते हैं 5 साल के लिए। उसके बाद क्या होता है ये भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि नाम फ्रीज हो जाते हैं और हम दोनों मर्ज होके हम एक नई फर्म में काम करते हैं। तो 30 दिन के अंदर आपको मर्जर एग्रीमेंट इंस्टीट्यूट के साथ फाइल करना है, आपको एक नई पार्टनरशिप डीड बनाना है और आपका नाम फ्रीज हो जाता है। और मर्जर हम क्यों करते हैं, जैसे कि नेटवर्किंग करते हैं, मर्जर भी हम करते हैं ताकि हमारा कोर कॉम्पिटेंस बढ़े, हम ज्यादा प्रोफेशनल सर्विसेज दे सके और हम लार्जर जियोग्राफिकल एरिया को कैटर कर सके, इसलिए हम मर्जर करते हैं। और मर्जर करने से आपके फर्म का साइज बड़ा हो सकता है। मर्जर के बारे में और बोलने से पहले एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, जनरली दो फर्म मर्ज होने के बाद हो सकता है कि 1-2 साल में उनको लगे कि बॉस नहीं जम रहा, हम साथ में काम फॉर व्हाटएवर रीजन हम नहीं कर पा रहे, तो इंस्टीट्यूट ने अलाउ किया है कि अगर आप मर्ज हो जाते हैं तो 5 साल के भीतर आप वापस डीमर्जर भी हो सकते हैं, डीमर्ज हो सकते हैं, हो सकते हैं। मैंने ओरिजिनल जो एग्जांपल दिया था भाई, बालकिशन अग्रवाल एंड कंपनी, अभिजीत केलकर एंड कंपनी, ये दोनों मर्ज हो गए और साथ में काम चालू करना शुरू कर दिया। मे भी साल भर बाद मुझे लगा या बीके को लगा कि नहीं हम साथ में काम नहीं कर सकते, हम दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हमको अलग होना है, हम हमारी मर्ज फर्म को डीमर्ज कर सकते हैं। और मर्जर की खासियत ये है कि डीमर्ज होने के बाद बालकिशन वापस उसको बालकिशन एंड अग्रवाल एंड कंपनी और मुझे अभिजीत केलकर एंड कंपनी, ये नाम वापस मिल जाएंगे क्योंकि वो नाम फ्रीज हो गए थे, वापस भी मिल जाएंगे। उसके अलावा खास बात, जैसे फॉर एग्जांपल बालकिशन अग्रवाल एंड कंपनी से 2005 से प्रैक्टिस में, अभिजीत केलकर एंड कंपनी 2001 से प्रैक्टिस में, 2020 में दोनों मर्ज हो गए। 21 में इनको लगा कि नहीं हम मर्ज हो गए लेकिन कुछ जम नहीं रहा, हम डीमर्ज हो जाते। अगर हम डीमर्ज हो जाते हैं तो अभिजीत केलकर एंड कंपनी, जिसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 2001 था, मेरा स्टैंडिंग मुझे उसी डेट से वापस मिल जाएगा। ये मर्जर की सबसे बड़ी खासियत है। नॉर्मल केस में फॉर एग्जांपल ए और बी है, दोनों प्रोप्राइटर है और दोनों ने सोचा कि यार चलो साथ में काम करते हैं, उन्होंने पार्टनरशिप बना दी, एक नया नाम ले लिया है एबी एंड कंपनी फॉर एग्जांपल। कल जाके उनकी पार्टनरशिप ब्रेक हो गई तो उनको पुराना नाम वापस से इंस्टीट्यूट से अप्रूव करना पड़ता है और उनकी स्टैंडिंग, उनके फर्म की स्टैंडिंग जो पुरानी थी वो खत्म हो जाती है। मर्जर की यही खासियत है कि अगर आप मर्ज हो जाते हैं और प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर अगर आप डीमर्ज हो जाते हो तो आपको ओरिजिनल नाम आपको वापस मिल जाता है और आपको स्टैंडिंग भी मिल जाता है।
तो सबसे बड़ी ये चीज है जो इस मर्जर गाइडलाइन में दी है कि कल जाके अगर हम डीमर्ज हो जाए तो हमें अपना ओरिजिनल स्टैंडिंग, ओरिजिनल नाम वापस मिल जाता है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मर्जर। और इसलिए हमने हमारे जो गाइडलाइंस है उसमें मर्जर और डीमर्जर दोनों को दिया है। जैसे मैंने कहा 5 साल के भीतर अगर आप डीमर्जर हो जाते हैं तो आपको आपका स्टैंडिंग और ये नाम। अच्छा, कुछ उसमें टेक्निकल चीज ये भी है कि 75% ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर अगर चाहे तो वो डीमर्ज हो सकते हैं। इसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप समझ सकते हैं इसका क्या कहना है। सो इंस्टीट्यूट ने ये भी बोला है कि जो मर्जर एग्रीमेंट है उसमें टर्म्स और कंडीशन ऑफ डीमर्जर भी होना जरूरी है। यानी आप जो मर्जर एग्रीमेंट बनाएंगे उसमें डीमर्जर के बारे में भी उल्लेख होना, उसके बारे में जानना कंपल्सरी है। और 25% वाला जो क्लॉज है वो भी उसमें होना चाहिए। ये एक रिक्वायरमेंट है मर्जर एग्रीमेंट की। बाकी नॉर्मल मर्जर एग्रीमेंट ए फॉर्म है, बी फॉर्म है, और एज पर गाइडलाइंस हमने मर्ज कर दिया है, इस हिसाब से आपको सिर्फ मर्जर एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। नाम को, खैर मैं नाम के ऊपर थोड़ा पहले चला जाता हूँ। जो चीज मैंने अभी बोली, अभी लोगों को थोड़ा इसमें इंटरेस्ट आएगा। जनरली नाम को लेके लोगों में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। चलो हम थोड़ा कुछ सिचुएशन डिस्कस करते हैं नाम के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर मेंबर है हु इज प्रैक्टिसिंग एज ए सोल प्रोप्राइटर और उसके पास ट्रेड नेम है, जैसे अमिताभ बच्चन एंड कंपनी फॉर एग्जाम्पल, और एक आदमी है अमिताभ बच्चन और वो अमिताभ बच्चन एंड कंपनी नाम से काम कर रहा है। अगर वो प्रोप्राइटरशिप उसमें किसी पार्टनर को वो ऐड करता है, वो किसी पार्टनर को, फॉर एग्जांपल अभिषेक बच्चन को उसमें ऐड करता है, और फर्म नेम वो अमिताभ बच्चन एंड कंपनी ही रखता है, यानी जो ओरिजिनल फर्म नेम है, तो वो जो पार्टनरशिप है उसकी डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट वही रहेगी जिस दिन उसका नाम अप्रूव हुआ था, अमिताभ बच्चन एंड कंपनी अप्रूव हुआ था। जैसे फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन एंड कंपनी 2001 में शुरू हुई, 2010 में अभिषेक बच्चन उसमें पार्टनर करके ऐड हो गया और फर्म का नाम अमिताभ बच्चन एंड कंपनी यही रखा, तो फर्म का डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या रहेगा? 2001 रहेगा, तो उसी दिन फर्म नेम अप्रूव हुआ था। हाँ, डेट ऑफ द फर्म ये 2010 रहेगी, जिस साल वो फर्म है, फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन 2010 रहेगा, लेकिन डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 2001 ही रहेगा। लेकिन अब अमिताभ बच्चन एंड कंपनी ये प्रोप्राइटरशिप थी, 2010 में अभिषेक बच्चन उसमें ऐड हो गया और उन्होंने सोचा कि इसको अमिताभ एंड अभिषेक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा नाम देते हैं, तो नाम आपने चेंज कर दिया। और इंस्टीट्यूट कहती है अगर नाम आपने चेंज कर दिया तो आपको फर्म नेम का अप्रूवल पहले लेना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट ने उनको अप्रूव कर दिया, ठीक है आपको ये नाम हम दे देते हैं अमिताभ एंड अभिषेक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो जिस दिन को आपको अप्रूवल मिलेगा आपके फर्म का इस्टेब्लिशमेंट उस दिन से हो जाएगा। आई होप जो सुन रहे हैं उनको समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये केस नंबर 1 है, प्रोप्राइटरशिप में अगर कोई ऐड होता है तो डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है। एक दूसरी केस भी हम समझ लेते हैं, खैर इसका मर्जर और प्रैक्टिस डेवलपमेंट से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, लेकिन जनरली ये सवाल मेंबर्स के दिमाग में रहता है। इसके ये पर्टिकुलर केस के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई पर्टिकुलर मेंबर अगर नहीं रहता, इफ ही डाइज, तो क्या होगा। इंस्टीट्यूट ने कहा है कि अगर वो पर्टिकुलर मेंबर ना रहने के बाद उसकी सेम प्रैक्टिस अगर कोई खरीद लेता है या असाइन कर लेता है और सेम नेम के अंदर अगर वो नया जो प्रोप्राइटर या उसमें जो असाइन हुआ है मेंबर अगर सेम नेम में प्रैक्टिस शुरू रखता है, तो इंस्टीट्यूट ने कहा कि डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो डिसीज मेंबर है उसकी जो ओरिजिनल डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है वही डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट उस फर्म की रहेगी। और अगर वो नाम चेंज करता है तो अगेन पुराना जो केस बताया सेम, नाम अगर चेंज करता है तो जिस दिन उस नेम का अप्रूवल मिला उस दिन से आपकी डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट रहेगी। चीज आपको बताना चाहूंगा कि फर्म कंसिस्टिंग ऑफ पार्टनर एंड वन ऑफ द पार्टनर रिटायर्स और डाइज, और कोई एक ही पार्टनर बचा, प्रोप्राइटर बचा, तो अगेन अगर फर्म नेम चेंज नहीं होता है तो जो ओरिजिनल नेम है डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट वही रहेगी। अगर फर्म नेम वो चेंज करता है तो जिस दिन उसने फर्म नेम चेंज किया या जिस दिन वो फर्म नेम उसको अप्रूव हुआ वो दिन रहेगा उसका डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का। और एक नॉर्मल केस अगर 3-4 पार्टनर है उसमें से कोई पार्टनर अगर निकल जाता है तो देयर इज नो चेंज विथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म की फर्म ही रही, इसलिए उसमें कोई डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट चेंज होने का सवाल ही नहीं आता। एंड नाउ विल कम टू
द बेसिक टॉपिक मर्जर, मर्जर में क्या रहता है। ये स्लाइड आपको इंटरेस्टिंग लगेगी कि मर्जर का क्या फायदा रहता है। यानी मैंने कहा कि मर्जर का इवन सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि कल जाके हम डीमर्ज हो सकते हैं, लेकिन नाम जो सबको प्यारा रहता है, सबको लगता है भाई मेरा नाम फर्म में आना चाहिए, लेकिन नाम को लेके मर्जर की गाइडलाइन क्या बोलती है, थोड़ा ध्यान दीजिए, इंटरेस्टिंग है। अगर ए एंड कंपनी जो 1966 में स्टेब्लिश हुई है, बी एंड कंपनी जो 1980 में स्टेब्लिश हुई है, ये अगर मर्ज हो जाती है और नए फर्म का नाम अगर ए एंड कंपनी रखा जो कि सीनियर फर्म है, तो डेट ऑफ स्टेब्लिशमेंट क्या रहेगा, 1966 रहेगा। तो देखिए कितना बड़ा बेनिफिट है। इवन जिसको 2-3 साल हुए हैं, और ऐसा लोग करते हैं, 2-3 साल हुए हैं, अगर किसी वो सीनियर के साथ मर्ज हो जाता है, जिसको शायद 30-40 साल का जिसका स्टैंडिंग है, इवन 2 साल का प्रैक्टिशनर भी उसके साथ मर्ज हो जाता है और वही नाम कंटिन्यू रखता है, तो फर्म की डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 1966 रहेगी। सेकंड एग्जांपल, अगर ए एंड कंपनी है, बी एंड कंपनी है और नए फर्म का नाम बी एंड कंपनी आप रखते हैं, जिसका डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 1980 है, आप देख रहे हैं, तो फर्म का एस्टेब्लिशमेंट भी 1980 से माना जाएगा। थर्ड एग्जांपल है, अगर ए एंड कंपनी है और बी एंड कंपनी है और अपने फर्म का नए मर्ज फर्म का नाम वो वाई एंड कंपनी रख देते हैं, तो जिस दिन वाई एंड कंपनी ये नाम इंस्टीट्यूट ने अप्रूव किया, उस दिन से उसका डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट रखा जाएगा। और एक और खास चीज है, अगर ए एंड कंपनी है और बी एंड कंपनी है, अगर ये मर्ज हो जाते हैं और इनका नाम ए बी एंड कंपनी और बी एंड कंपनी रखते हैं, तो भी इसको ओरिजिनल जो स्टैंडिंग है वो मिलेगा। एक चीज लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो 2 महीने कहा कि सीनियर फर्म का आपको स्टैंडिंग मिलेगा, लेकिन आप मर्ज होने के बाद नया नाम ले सकते हैं, वो भी इंस्टीट्यूट ने अलाउ किया है। और नया नाम के साथ में आपको देना पड़ता है कि फॉर्मली नोन एज करके। सो दिस इज द स्लाइड जो मैं आपको बता रहा था कि अगर हम मर्ज हो जाते हैं, इफ द फर्म नेम ऑफ द वन ऑफ द फर्म मर्ज फर्म रहता है, तो डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, जैसे ए का ए रखा तो ए का जो डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट वो रहेगा। अगर फर्म का नाम बी एंड कंपनी रखा तो बी एंड कंपनी का डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट विल बी द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्म। अगर हमने चेंज कर दिया तो जिस दिन हमने अप्रूव किया, जिस दिन हमारा नया फर्म नेम अप्रूव हुआ, उस दिन से आपको डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मिल जाएगा। और मैंने ये भी कहा कि आप नया नेम भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम नया नेम लेते हैं तो उस नया नेम जब भी हम मेंशन करते हैं तो उसमें फॉर्मरली नोन एज मेसर्स करके आपको देना पड़ता है। और इंस्टीट्यूट ने कहा है ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ 3 years द फर्म विल बी गिवन ऑप्शन टू हैव इट्स ओरिजिनल नेम एट द चॉइस ऑफ द पार्टनर। तो इवन नाम चेंज करने के 3 साल में आपको लगता नहीं वो पुराना नाम जो ना वही रखना चाहिए, तो आपको पुराना नाम भी वापस मिल जाएगा। सो द पॉइंट इज, देखिए जो अदरवाइज हमको लगता था बड़ा मुश्किल है या हमारा जिससे स्टैंडिंग चला जाएगा, ये जो बेसिक डर था मर्जर के वजह से, वो डर मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट ने खत्म कर दिया है। अभी लोग आपस में जुड़ सकते हैं, अपना साइज बड़ा कर सकते हैं। आप कैटेगरी 4 में है क्योंकि आप इंडिविजुअल है, आप किसी के साथ मर्ज हो जाइए या 3 प्रोप्राइटरशिप मर्ज हो जाइए, मर्ज होने के बाद आपकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी। हाँ ये जरूर है, जहां तक सीएनएजी का सवाल है, सीएनएजी ने कहा है कि अगर मर्जर ऑफ द फर्म है तो वो मर्जर का जो बेनिफिट है वो 2 साल बाद मिलेगा। तो सीएनएजी में स्पेसिफिक चीज दी है कि मर्जर का बेनिफिट आपको 2 साल बाद मिलेगा। लेकिन जहां तक बैंक ऑडिट का सवाल है, उसमें कोई ऐसा दिया नहीं है कि मर्जर का इफेक्ट आपको 2 साल या 3 साल बाद मिलेगा। हाँ ये है 1 जनवरी को जो आपका स्टेटस है उसके अकॉर्डिंगली आपको अलॉटमेंट होता है। और अगर हम सीएनएजी और बैंक ऑडिट दोनों को छोड़ दिए तो बाकी जो ऑडिट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्करेंट ऑडिट्स है या और गवर्नमेंट ऑडिट्स है या इधर, वहां पे तो आपको कोई पूछता नहीं है कि भाई आपका मर्जर का डेट है। डेट ऑफ अप्लाई जब आप करते हैं उस दिन आपका जो साइज है उसके हिसाब से आपको काम मिलता है। सो यू कैन सी कि मर्जर ये कितना बेनिफिशियल है और मर्ज करने की वजह से हम अपनी प्रैक्टिस कितनी बढ़ा सकते हैं। और द फैक्ट रिमेन्स, ए है बी है, दोनों अलग अलग जगह बैठते हैं, अभी भी वही बैठेंगे, काम करेंगे, जो काम कर रहे हैं वही कर रहे हैं। लेकिन ए बी एंड कंपनी करके अगर वो काम कर रहे हैं तो उसके रेगुलर उनके काम के अलावा वो अच्छे बड़े काम को भी अप्रोच कर सकते हैं। तो ये मर्जर है, मुझे लगता है कि जनरली लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए मैं ये मेरे स्पेसिफिक लेक्चर की
थ्रू लोगों को बताना चाहता हूँ कि मर्जर के क्या इफेक्ट होते हैं। मर्जर के फायदे जरूर बताए मैंने, लेकिन मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि मर्जर फेल भी होते हैं, लोग पार्टनर हो जाते हैं और कई टूट जाते हैं, और इसकी वजह क्या है। मर्ज होने से पहले व्हाई मर्जर फेल्स, ये पॉइंट्स को अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो शायद आपका मर्जर फेल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1, ईगो। भाई ईगो तो सब में रहता है, सीनियर लोगों में थोड़ा ज्यादा ईगो रहता है, जूनियर लोगों में ज्यादा ईगो रहता है। तो जनरली मर्ज होने के बाद मेरी तो प्रैक्टिस इतनी पुरानी है, मेरा तो ये एक्सपर्टाइज है, या मेरी फर्म तो बड़ी है, ये थोड़ा ईगो थोड़ा संभालना होता है। अगर आप मर्ज हो रहे, 3-4 लोग साथ में आ रहे, तो जो पर्सनल ईगो है या आपका जो अचीवमेंट का ईगो है, उसको आपको थोड़ा बाजू रखना होता है। अगर उसको हमने भूला नहीं, उसको हमने छोड़ा नहीं, तो शायद आपका मर्जर फेल हो सकता है। दूसरा, जनरली न्यू चेंजेस, फॉर एग्जांपल ए है और बी है, दोनों मर्ज हो गए, कोई काम भी आ गया, लेकिन दोनों की स्टाइल ऑफ वर्किंग अलग अलग है। जैसे इसमें मैंने लिखा है कि अनविलिंगनेस ऑफ पार्टनर टू अडॉप्ट टू चेंजेस, या कल्चर ऑफ द न्यू फर्म। कहने का मतलब, जब दो लोग साथ में आते हैं और कोई ऑडिट करने जाते हैं, तो दोनों की स्टाइल ऑफ वर्किंग, मोडस ऑपरेंडी अलग अलग हो सकती है। और जब हम साथ में काम करते हैं तो आपको एक दूसरे को अडॉप्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। जनरली मर्जर होने के बाद, काम आने के बाद, लोग एक दूसरे को अकोमोडेट नहीं कर पाते, न्यू चेंजेस अडॉप्ट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, और इस वजह से फिर बाद में आपके बीच में कुछ मनमुटाव होते हैं और मर्जर फेल होते हैं। तो आप अगर मर्ज करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको बाकी लोगों के साथ में उनकी जिस टाइप की प्रैक्टिस है, जिस टाइप से वो काम करते हैं, जिस टाइप की उनकी मेथड्स है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, और फिर आपका मर्जर सक्सेसफुल होता है। और एक रीजन है मर्जर फेल होने का, आपके फर्म का नाम। जनरली मैंने कहा कि भाई सीए लोगों को नाम उनका बड़ा प्यारा रहता है, हर एक को लगता है उसका नाम होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ फर्म नाम ऐसा रखो कि उस नाम के लिए किसी को भी ऐतराज ना हो और ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें आ सके। मैं तो जनरली लोगों को बोलता हूँ कि भाई एबीसीडी एंड कंपनी, XYZ एंड कंपनी ऐसा रखो, क्योंकि बाद में इसमें अगर लोग आते हैं, नए लोग जुड़ते हैं, तो उनको ये लगेगा नहीं कि भाई इसमें मेरा नाम नहीं है। इसलिए पुअर नाम रखना या हमारा फर्म नेम को लिमिट कर देना, इससे कल जाके प्रॉब्लम। हाँ, एक बार आप प्रैक्टिस में आ गए, आपको 20-25 साल हो गए, आपका नाम हो गया, तो आपका ब्रांड बन जाता है। आज अर्नस्ट एंड यंग में कोई पूछता नहीं है अर्नस्ट कौन है और यंग कौन है, या प्राइस वाटर हाउस कूपर कौन है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो एक बार ब्रांड बन गया, बोलते ना कि LNT में लार्सन कौन है, टुब्रो कौन है, किसी को पता नहीं। कहने का मतलब एक बार ब्रांड बन गया तो बाद में कोई नाम पूछने वाले। लेकिन जब हम शुरू करते हैं और हमको अगर बड़ा बनना है, मर्ज करना है, साथ में काम करना है, तो आप क्या नाम रख रहे हैं, इसको थोड़ा अगर हम करेक्ट सोचे, सही सोचे, तो शायद बाद में इश्यूज नहीं आते। और एक इश्यूज है जनरली मर्ज फर्म में जो आते हैं, ये सक्सेशन प्लान। यानी एक पर्टिकुलर समय होने के बाद कोई सीनियर हो गया, तो सीनियर ने कब रिटायर होना चाहिए, उसका शेयर का। नहीं तो कैसा रहता है, 4 लोग जुड़ गए, काम आना चालू हो गए, जो उसमें सीनियर मोस्ट है वो बोलता मैं काम तो नहीं करूंगा लेकिन मेरा शेयर उतने रहेगा। इस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं शेयरिंग के। तो मेरा ये कहना है कि आपका सक्सेशन क्या रहेगा, शेयरिंग ऑफ द पार्टनर क्या रहेगा, इसको हम पहले से अगर अच्छी से सोच ले, बाद में प्रॉब्लम आते नहीं है। लास्ट प्रॉब्लम जो मैंने लिखा है सिर्फ मैं आपको बताऊंगा, वो है ना इम्पेशेंस। यानी मर्ज होने के बाद लोग, ऐसा जनरली लगता है मेंबर्स को कि भाई तुरंत काम आना चाहिए, तुरंत काम नहीं आता। थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा, आपको थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, आपको थोड़ा आपके फर्म का स्टैंडिंग जो है, आपके फर्म की जो अचीवमेंट है, आपकी फर्म की जो जॉइंट स्ट्रेंथ है, उसको थोड़ा शोकेस करना पड़ेगा, उसको थोड़ा निकालना पड़ेगा। जब लोग जानेंगे, समझेंगे, आप अलग अलग जगह इंपैनलमेंट करोगे, तो ऑटोमेटिक आपको धीरे धीरे काम आना शुरू हो जाएंगे। और मैंने ऐसी कई फर्म देखी है, इवन मेरा ये लेक्चर सुनने वाले ऐसी कई फर्म हुई है, जो लोग आज भी मुझे बोलते हैं कि भाई आपका लेक्चर सुनने में हमने मर्ज किया एंड नाउ वी आर डूइंग वंडरफुल थिंग्स अपार्ट फ्रॉम देयर रेगुलर प्रैक्टिस। तो थोड़ा पेशेंस रखिए। अगर वो पेशेंस आपके पास में है और जो चीजें मैंने बताई उन चीजों के ऊपर आप ध्यान देते हैं, तो आपका मर्जर सक्सेसफुल हो सकता है। रिपीट, मर्ज करने के बाद कोई जरूरी नहीं है अपने साथ में बैठना है, एक बड़ा ऑफिस होना चाहिए। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि वो दिन चले गए
जहाँ पे बड़ी फर्म यानी एक बड़ी जगह, वहां पे बहुत सारे केबिन्स है और लोग बैठे हैं, अभी मेरे ख्याल से उस चीज की कोई जरूरत नहीं है। विथ क्लिक ऑफ ए बटन आप यहाँ से यूएस में मेल भेज सकते हैं। विथ सिंगल कॉल, प्रेसिंग कॉल बटन आप किसी से भी कहीं से भी बात कर सकते हैं। एक्सेल, वर्ड्स और इतनी टेक्निक्स बड़ी, अभी तो हम देखिए ना, आप कहाँ सूरत में, नागपुर में हो, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि मेरे ख्याल से अभी हमको एक साथ बैठने की या आजू बाजू बैठने की कोई जरूरत नहीं है। हम दूर दूर जगह पे बैठे हैं, अलग अलग लोकेशन पे बैठे हैं, फिर भी हम एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। इसलिए जनरली जो एक मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि बड़ी फर्म यानी बड़ी जगह, एक जगह सब बैठे हैं, मेरे हिसाब से नए जमाने में ऐसा कुछ नहीं है। आप अलग अलग लोकेशन पे रहने के बावजूद भी आप बहुत काम कर सकते हैं, बड़ी फर्म रख सकते हैं और बड़ा काम कर सकते हैं। हाँ, एक प्रॉब्लम मैं भूल गया यहाँ पे बताना, जो जनरली मर्जर में आता है, और वो है जीएसटी का। इसके पहले जब सर्विस टैक्स था, मुझे याद है जब सर्विस टैक्स आया और उसकी 5 लाख लिमिट थी, तो लोगों की प्रैक्टिस जो थी ना, वो 5 लाख से कम रहती थी। जब लिमिट 8 लाख हो गई तो लोगों की प्रैक्टिस थोड़ी 8 लाख से कम, 7 लाख के पास हो गई। लिमिट 10 लाख हो गई तो लोगों ने लिमिट 9 लाख तक ले गए। कहने का मतलब, देयर आर फर्म्स जिनका प्रोफेशनल रिसिप्ट जो है, जो बुक्स में दिखता है, वो जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, जैसे अभी 20 लाख हो गई जीएसटी, हो सकती है कि एक फर्म है जिसकी 15 लाख है, दूसरी फर्म है उसकी 16 लाख है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में उनको जीएसटी लगता नहीं है। लेकिन अगर वो मर्ज हो गए और एक्सक्लूसिव पार्टनर चाहिए तो आपको पूरी प्रैक्टिस मर्ज करनी है, बुक्स मर्ज हो जाएंगे, तो मर्जर फर्म की टोटल रिसिप्ट, सिंस एक की 15 है, एक की 16 है, तो मर्ज फर्म की रिसिप्ट 20 लाख से ज्यादा हो जाएगी, और 20 लाख से ज्यादा होगी तो आपको जीएसटी लगेगा। हाँ, ये प्रैक्टिकल इशू जरूर है कि सब लोग जीएसटी नहीं देते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ इशू है, लेकिन उसको कोई ऑप्शन नहीं है। मैं खुद अपना एग्जांपल देना चाहूंगा। हम भी शुरू में ऐसा था, थोड़ा प्रैक्टिस क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे थोड़ा कम रखने की कोशिश करते थे ताकि सर्विस टैक्स में नहीं है। लेकिन आपको पता है, एक दिन हमने सोच लिया कि अब बहुत हो गया, अभी हम तो फर्म साइज बढ़ाएंगे, यानी सर्विस जो है वो आने देंगे। सर्विस टैक्स एक पर्टिकुलर हमने डेट डिसाइड कर लिया, वो डेट से हमने सर्विस टैक्स नंबर ले लिया, और भगवान की दया से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छी रिसीव्स भी है, और सब लोग, अभी तो जीएसटी आ गया, पहले सर्विस टैक्स था, सब लोग हमको टैक्सेस देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप जीएसटी में नहीं है, उस थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, तो ये एक प्रॉब्लम जरूर हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर उसको थोड़ा सोच के करें, प्लानिंग से करें, तो ये प्रॉब्लम को भी आप ओवरकम कर सकते हैं। तो जो समय मेरे पास है, थोड़ा नेटवर्किंग के लिए समय रखा, थोड़ा मैंने मर्जर के लिए समय रखा, और थोड़ा अभी मैं प्रैक्टिसिंग कॉर्पोरेट फॉर्म आपके साथ डिस्कस करूंगा। इतने समय में मर्जर के बारे में मैं इतना ही बताना चाहूंगा। आई होप जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको एक दिमाग में क्लैरिटी तो आ गई है कि ये मर्जर नाम की कोई चीज है जिसके थ्रू वो अपनी प्रैक्टिस डेवलप कर सकते हैं। एंड आई रिपीट, प्रैक्टिस सबके पास है, काम सबके पास है, पैसा सबको मिल रहा है, लेकिन हमारा साइज बड़ा नहीं है, इसलिए हमको बड़े काम मिलते नहीं है। और बिलीव मी, बड़े काम करने का, अच्छी जगह जाने का, गवर्नमेंट ऑडिट्स करने का, बड़ी बड़ी फर्मों के काम करने का मजा ही कुछ और है। पैसा तो मिलता ही है, उसके अलावा उसकी मजा कुछ है। हमको एक प्रोफेशनल, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हम जब बड़ा काम करते हैं, अच्छी बड़ी कंपनी का काम करते हैं, तो एक हमारा जो क्वालिफिकेशन हमने लिया है उसका एक सेटिस्फेक्शन हमको मिलता है कि यस, हम वो काम कर रहे हैं। अदरवाइज अगर सिर्फ हम पैसे की बात कर रहे हैं या सिर्फ हम प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, तो आई बिलीव इवन सिंपल जीएसटी प्रैक्टिस करने, सिंपल है ना, सिर्फ जीएसटी की प्रैक्टिस करने वाले या सिर्फ इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करने वाले, ऐसे लोग भी बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, नाम कमाते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आई मस्ट से कि वो लोग वो काम नहीं करते हैं जिसके लिए उन्होंने क्वालिफिकेशन लिया है, दैट इज ऑडिट, और बड़ा ऑडिट। तो अगर हमको बड़ा ऑडिट करना है, अच्छा काम करना है, बड़ा काम करना है, तो नेटवर्किंग एक ऑप्शन तो है ही, लेकिन मेरे ख्याल से मर्जर इज द बेस्ट ऑप्शन मेड अवेलेबल बाय इंस्टीट्यूट टू ऑल प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपने थोड़ा साइज बड़ा करना चाहिए, तो मर्जर ऑप्शन आपके पास में है। अगर आप सोच नहीं रहे, लेकिन आने वाले साल, 2 साल, 3 साल बाद कभी अगर ये ऑप्शन आपको अप्रोच करता है, कोई आपको मिलता है कि भाई हम किस तरह से बड़े हो सकते हैं,
तो मर्जर एक ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू आप आपकी फर्म साइज बड़ी कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, आई रिपीट, डी मर्जर ऑप्शन अवेलेबल है। कल जाके आपको लगता है कि नहीं हो रहा है भाई, मर्जर में काम नहीं हो रहा, तो एनी टाइम आप डीमर्ज भी हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बेनिफिट उसमें है, इसलिए थिंक अबाउट इट और मर्ज कीजिए, इमर्ज हो जाइए, आगे बढ़िए, बड़ा काम कीजिए। तो इवन मैंने तभी जो बोला था, इवन इनविटेशन भी आते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो, या ये सीए संसार या जो साइट्स है उसके ऊपर इवन मर्जिंग के लिए लोगों के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी आती है, इनविटेशन भी आते हैं, वो भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मर्जर। थर्ड चीज जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा, जो जनरली मुझे ऐसा लगता है कई लोगों को पता नहीं है, कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करके हम कैसे काम कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ने अलाउड किया है कि आप कॉर्पोरेट फॉर्म में प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ नियम है। वो नियम हम समझ लेते हैं तो आपको समझ जाएगा कि इस टाइप में हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर 1, आप जो कंपनी में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपको सबको पता होगा कि पहले कंपनी के आरओसी में आपको भेजना पड़ता है उसका नाम अप्रूवल के लिए। सिर्फ उतना ही नहीं, आपको इंस्टीट्यूट को भी भेजना पड़ता है कि हम फर्म का नाम ये रखना चाहते हैं। सो नेम ऑफ आपकी जो कंपनी है, आपको आरओसी से भी अप्रूव करना है और इंस्टीट्यूशन से भी अप्रूव करना है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो कंपनी है इसको आपको इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर भी करना है। जैसे आरओसी में आपको रजिस्टर करना है, उसके साथ आपको उसको इंस्टीट्यूट में भी रजिस्टर करना है। नंबर 3, इंपॉर्टेंट चीज, इथिकल कंप्लायंस। ध्यान रखिए, आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया, आईसीआई के साथ रजिस्टर किया, फाइन, लेकिन आप उसमें ऑडिट एंड अश्योरेंस सर्विसेज आप नहीं कर सकते, कोई ऑडिट नहीं कर सकते। आप उसमें टैक्सेशन कंसल्टेंसी कर सकते हैं, कंप्लायंसेस पार्ट कर सकते हैं, आप उसमें मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप ऑडिट एंड अश्योरेंस के काम नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान देना है। और उसमें जो ऑब्जेक्ट है, आप जब आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं, उसमें जो आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज है ना, ध्यान रखिए उसमें वही आपको चीजें लिखना पड़ेगा जो हमको अलाउड है। शायद कुछ 32 क्लॉजेज है, 32 या 34, जिसको इंस्टीट्यूट बोलती है कि मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज विच आर अलाउड टू बी प्रैक्टिस बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। वही चीजें आप इसमें डाल सकते हैं और वही चीजें आप इसमें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई पूछता है कि क्या इसमें मैं इंश्योरेंस की एडवाइजरी कर सकता हूँ, यानी कमीशन वाला काम? नहीं, सिंस हमको इंस्टीट्यूट का एजेंट होना अलाउड नहीं है, क्योंकि कमीशन बेसिस पे हमको मिलता है। अभी नया कोड ऑफ कंडक्ट आया, उसमें कुछ बदला हुआ है, उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो इंस्टीट्यूट ने अलाउड नहीं किया है उसको हम इस कंपनी में नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी एक्ट 1956 लिखा है, क्योंकि मेरा पुराना स्लाइड अभी 2013 आ गया, तो कंपनीज एक्ट 2013 के बाकी जो प्रोविजन है वो सब प्रोविजन आपको अप्लीकेबल होते हैं। और अगर इस टाइप से हम काम करते हैं तो इंस्टीट्यूट कहता है कि आप कॉर्पोरेट फॉर्म में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसमें आपके अलावा जो नॉन सीए भी है वो भी इसमें शेयर होल्डर डायरेक्टर रह सकता है। सो दिस इज अलाउड, आप ये कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये जो मैंने चीजें दी, आपको नाम अप्रूव करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज लिमिटेड रखना पड़ेगा। ये चीजें अगर हमने किया तो हम कॉर्पोरेट फॉर्म में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब तक मैंने आपके साथ नेटवर्किंग के बारे में शेयर किया, मर्जर के बारे में शेयर किया और प्रैक्टिस इन कॉर्पोरेट फॉर्म के बारे में भी शेयर किया। इसके अलावा जनरली मैंने देखा लोगों को सवाल रहता है कि क्या वो कहीं डायरेक्टर बन सकता है क्या। मैंने सोचा इसको भी इस पर्टिकुलर टॉक में मैं कवर करूं। डायरेक्टर के बारे में, क्या हम डायरेक्टर बन सकते हैं क्या, लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो सुनिए डायरेक्टर के बारे में। इंस्टीट्यूट कहती है as long as a member is in practice he cannot opt for any employment, यानी अगर आप प्रैक्टिस में है तो आप कहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते, बिकॉज अगर वो एम्प्लॉय बन जाता है तो वो ऑडिट एंड एश्योरेंस सर्विसेज यानी साइन नहीं कर सकता है, लेकिन वो डायरेक्टर बन सकता है। इंस्टीट्यूट कैसे कहती है कि अगर आप डायरेक्टर कहीं बनना चाहते हो तो यस आप डायरेक्टर बन सकते हो, लेकिन आप सिर्फ डायरेक्टर सिंपलिसिटर हो सकते हो, यानी आप मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हो सकते, आप ऑथराइज सिग्नेटरी नहीं हो सकते, आप सिर्फ डायरेक्टर सिंपलिसिटर हो सकते हो। और डायरेक्टर सिंपलिसिटर यानी क्या? वो डायरेक्टर जो सिर्फ बोर्ड मीटिंग को अटेंड करता है और जिसको सिर्फ सिटिंग फी मिलती है।
तो आप डायरेक्टर बन के सिर्फ सिटिंग फी लीजिए, बोर्ड मीटिंग अटेंड कीजिए, तो आप डायरेक्टर बन सकते हैं और इसके लिए इंस्टीट्यूट की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर बनते हैं या आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनते हैं, यानी कोई पर्टिकुलर पोस्ट लेते हैं विच इज इक्विवेलेंट टू एम्प्लॉयमेंट, तो आपको इंस्टीट्यूट से परमिशन लेनी पड़ेगी। इंस्टीट्यूट परमिशन दे देगी, लेकिन अगर आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए, एम्प्लॉय डायरेक्टर बन गए, तो आपकी जो फुल टाइम प्रैक्टिस का जो आपका स्टेटस है वो खत्म हो जाएगा और पार्ट टाइम हो जाएगा। और पार्ट टाइम हो जाएगा यानी क्या, दो चीजें, आप आर्टिकल को ट्रेन नहीं कर सकते और आप ऑडिट या अटेस्टेशन फंक्शन नहीं कर सकते, यानी इट इज एज गुड एज आप प्रैक्टिस में नहीं है। इसलिए आप नॉर्मल डायरेक्टर सिंपलिसिटर आप बन सकते हैं और आप बोर्ड मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, आप आपकी सिटिंग फी ले सकते हैं, और इसके लिए आपको इंस्टीट्यूट के कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आई होप जो चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता था, इनफैक्ट मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपको प्रैक्टिस बड़ी करनी है, फर्म साइज बड़ा करना है या अलग टाइप से प्रैक्टिस करनी है, तो इंस्टीट्यूट ने ऑप्शन दिए हुए हैं, नेटवर्किंग दिया हुआ है, मर्जर दिया हुआ है, या प्रैक्टिस इन कॉर्पोरेट फॉर्म भी दिया, अभी एलएलपी भी है। लेकिन एलएलपी सिर्फ क्या है, हमारा जो पार्टनरशिप था उसको कॉर्पोरेट स्टाइल करना है ना, एलएलपी करना है, वो कोई नया नहीं हुआ। खैर एलएलपी के कुछ अलग बेनिफिट है, जैसे बोलते हैं कि आउट ऑफ इंडिया या बाहर के कुछ काम है, जनरली सिंस सिंपल पार्टनरशिप फर्म का एज सच लीगल एग्जिस्टेंस कुछ रहता नहीं है, तो कई बार सिर्फ पार्टनरशिप फर्म को काम मिलते नहीं। लेकिन अगर आपकी एलएलपी है, यानी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, तो कुछ काम आपको बाहर के मिलते हैं, ऐसा एलएलपी में फायदा है। लेकिन एलएलपी मैंने इसमें छोड़ दिया, नेटवर्किंग, मर्जर और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप बना के आप अच्छा खासा काम कर सकते हैं। तो एक घंटे में इतना ही मैं जनरली मैं समय लेता हूँ। खैर वेबिनार में लेक्चर देना बड़ा डिफिकल्ट होता है, नॉर्मल जब मैं कहीं जाता हूँ तो 1-to-1 लोगों से बात करना, उनके सवाल का वही जवाब देना, उनको नए नए सवाल पूछना, उसकी मजा कुछ अलग रहती है। वेबिनार में सिंस ये वर्चुअल इंटरेक्शन है, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा चीजें आपके साथ शेयर करना थोड़ा बर्डनसम भी होगा, टैक्सिंग भी होगा। इसलिए मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, और अभी हम समय रखते हैं सवाल जवाब के लिए कि लोगों को क्या सवाल है, क्या पूछना चाहते हैं, उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। मैं चाहता हूँ कि जो कन्वेनर है, डेप्यूटी कन्वेनर अगर यहाँ पे साथ में है तो उसको थोड़ा वो मॉनिटर करे। Sure, sir. Anyone who has any queries, please post your queries in the chat box. चैट बॉक्स में जनरली मेंबरशिप नंबर ही लोग दे रहे हैं, शायद वो सीपी हाँ, के हाँ। लिए तो ऑटोमेटिक होना चाहिए ना आपका, मतलब अगर लॉगिन किया है तो मेंबरशिप नंबर के साथ। Yes, ऑटोमेटिक ही है, लेकिन बहुत समय चलो नाम क्या कभी ये लोग रीनेम नहीं कई बार करते हैं, कई बार कुछ। मर्जर, नेटवर्किंग, इसके बारे में कोई भी आपको सवाल है, उसके अलावा भी प्रैक्टिस रिलेटेड कोई भी आपको इश्यू है इम्पैनलमेंट के बारे में, या और कोई आपको सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। सर एमसीएस कंपनीज में अगर हम लोग कोई भी कंपनी फॉर्म करते हैं, इंस्टीट्यूट से परमिशन आ जाती है, तो इंस्टीट्यूट कुछ ऐसा सर्टिफिकेट या कुछ देती है जिसके यू आर अलाउड टू डू वर्क इन कॉर्पोरेट फॉर्म और लाइक दैट? हाँ, इंस्टीट्यूट से आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और उसका रजिस्ट्रेशन का लेटर आएगा ना आपको इंस्टीट्यूट से कि यू हैव रजिस्टर्ड योर कंपनी एज दिस करते हैं, आपको स्पेसिफिक लेटर मिलेगा उससे। ओके, एक तो सवाल किस, हाँ, यस प्लीज गो। तो सर इसमें सपोज करो कि हम वी आर इनटू ए पार्टनरशिप फॉर्म, हाँ, और हम लोग एक कॉर्पोरेट फॉर्म में भी काम करते हैं, तो वेदर इट इज कंपल्सरी टू हैव द कॉमन
partner in both the firm or नहीं both नहीं, the... ऐसा कोई कंपल्शन नहीं। इवन मैंने बोला ना, आप नॉन सीएलओ को भी उसमें ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो I will be counted as a full-time member of in practicing firm? yes, you will be. Okay. कुछ चैट बॉक्स में सवाल आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। इज नेटवर्किंग गॉट काउंटेड फॉर एलिजिबिलिटी एज पार्टनरशिप? सीए नीलय कुमार जी व्यास इन्होंने पूछा है, मैं इनका सवाल समझ नहीं पाया हूँ, उनको रिक्वेस्ट है थोड़ा डिटेल में। नीलय कुमार जी, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप डायरेक्टली क्वेश्चन करो। नीलय कुमार जी, जस्ट अ मिनट। Yeah, Nilay Kumar ji, please unmute yourself. We have allowed you. Yeah. Hello, sir. हाँ नमस्कार नीलय जी, बोलिए। हाँ सर, आई वांट टू आस्क कि अगर नेटवर्किंग करते हैं तो वी आर एलिजिबल फॉर एज द पार्टनरशिप इज गेटिंग बेनिफिट, लाइक कॉन्करेंट ऑडिट के लिए पार्टनरशिप फॉर्म चाहिए या बैंक के स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए पार्टनरशिप चाहिए, तो नेटवर्किंग फॉर्म को ये बेनिफिट मिलता है? यानी नेटवर्किंग फॉर्म करके आप अप्लाई करोगे तो नहीं, आप एज यू सेड कि आप एक यूनिक ट्रेड नेम लोगे, नेटवर्किंग फॉर्म के लिए भी आपको एक यूनिक ट्रेड नेम मिलेगा, तो वो ट्रेड नेम अगर बैंक के स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए या कॉन्करेंट ऑडिट जिसमें एलिजिबिलिटी से पार्टनरशिप की बनती है, तो वो ले सकते हैं क्या? हाँ, नहीं, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल एंड एफिलिएट्स करके आपने कोई नेटवर्क बनाया, तो वो नेटवर्क के थ्रू फिलहाल बैंक ऑडिट नहीं मिलते, अलाउड नहीं है, आरबीआई ने अलाउ नहीं किया है, नेटवर्किंग फर्म को बैंक ऑडिट नहीं मिलेंगे। आपकी जो ओरिजिनल फर्म्स है जो नेटवर्क में है उनको मिलेंगे उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, बट नेटवर्किंग के हिसाब से आपको कॉन्करेंट ऑडिट या स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं मिलेंगे, क्योंकि नेटवर्किंग फर्म की कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं होती है। नेटवर्किंग का मतलब होता है ये लोग सब जुड़े हुए हैं और बिकॉज ऑफ नेटवर्क आप स्टैट्यूटरी ऑडिट छोड़ के बाकी जितने मैनेजमेंट ऑडिट्स है, जैसे स्टॉक वेरिफिकेशन है, सिस्टम ऑडिट है, या कोई भी काम जो मल्टी लोकेशनल है जहाँ पे स्ट्रेंथ लगती है, वो सब काम कर सकते हैं, उसके लिए कोई रोक नहीं है। लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिट या कॉन्करेंट ऑडिट आप नेटवर्किंग में आप नहीं ले सकते। और सर एक क्वेश्चन है, हाँ, नेटवर्किंग से रिलेटेड ये कि अगर नेटवर्किंग से रिलेटेड एक काम अगर मेरे पास आया, ठीक है, और मेरी नेटवर्क फर्म से मतलब डिफरेंट सिटीज में या स्टेट्स में है, तो मैं वो काम ले रहा हूँ और उनको भी अलॉट कर रहा हूँ, तो साइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मतलब who will sign? ये तो आपका इंटरनल इश्यू हो गया, आपको आपस में डिसाइड करना पड़ेगा। बट मतलब anyone can sign? Anyone can sign. Those who are in network they can sign, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नेटवर्क के नाम से काम आ रहा है, नेटवर्क में आप सब नेटवर्किंग फर्म है तो आप कर सकते हैं साइन। नेटवर्किंग फर्म में तो दोनों फर्म पार्टनर है। ओके, नेटवर्किंग फर्म कोई सर एक क्वेश्चन मेंबर का एक आया था, जब नेटवर्क में आप बता रहे थे कि स्टैट ऑडिट आई तो उसकी इंटरनल ऑडिट और कॉन्करेंट ऑडिट हम नहीं कर सकते, तो एक क्वेश्चन मेंबर्स का था कि स्टैट्यूटरी ऑडिट हम ले सकते हैं क्या? तो स्टैट्यूटरी ऑडिट यहाँ दो एस्पेक्ट में कि एक तो सेम बैंक की और डिफरेंट बैंक की। हाँ वो ले सकते हैं, जैसे किसी को समझिए ए बी सी 3 कंपनी नेटवर्क में आ गई, ए कंपनी के पास यूनियन का स्टैट्यूटरी आया चलेगा, बी के पास समझो कैनरा का, सी के पास एसबीआई, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो चलने दो। लेकिन ए के पास यूनियन का अगर स्टैट्यूटरी है तो बी उसका कॉन्करेंट नहीं ले पाएंगी। स्टैट्यूटरी ले सकता है उसका, स्टैट्यूटरी ले सकते हैं, यूनियन का स्टैट्यूटरी ले सकते हैं, अलग अलग बैंकों का ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। Sir, next question is CA Srikant ji, can a practicing CA become independent director in a limited company? Yes, अभी देखिए 2013 का एक्ट में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कंसेप्ट ही लेके आया है वो, और वो चाहते हैं कि पर्टिकुलर हर यानी कुछ लिस्टेड कंपनी तो उन्होंने कंपलसरी कर दिया है, शायद 1/3 कंपलसरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब ही वो इंडिपेंडेंट है, वो एग्जीक्यूटिव नहीं है, वो अटैच नहीं है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कोई भी बन सकता है, एक सीए भी बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रोक नहीं, आपको इंस्टीट्यूट को कुछ भी परमिशन लेने की या पूछने की जरूरत नहीं है। इसमें एक फीस रिलेटेड क्वेश्चन ये कि उसमें सेटिंग फीस के लिए आपने बोला, तो कई बार ये लोग फीस इन द फॉर्म ऑफ कमीशन भी देते, क्योंकि सेटिंग फीस एक लिमिटेड है कि 10,000 20,000 की ज्यादा नहीं दे सकते, कन्वेंस भी रिम्बर्स नहीं कर सकते, तो कमीशन के फॉर्म में वो चाहे तो दे सकते हैं वो फीस, तो ऐसा ले सकते हैं? कमीशन तो अलाउड ही नहीं है अपने को, नहीं फीस इन द फॉर्म ऑफ कमीशन ऐसे वो जो देते हैं, क्योंकि सिटिंग फीस 10-20,000 से ज्यादा नहीं है शायद। नहीं ठीक है, सिटिंग फीस कितनी भी हो, आपका कहना है कि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर है, चाहे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, और वहां पे आपको कमीशन मिल रहा है,
वहां कंपनी आपको उनके परफॉर्मेंस बेसिस पे कमीशन दे रही है, यही आपका सवाल है? हेलो श्याम, श्याम, हाँ सर, वहां जो फीस मिली, हाँ। फीस देने के लिए दो फॉर्म है, एक सिटिंग फीस या इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, डायरेक्टर Okay. रेम्युनरेशन या फीस बोल के। ओके अब सिटिंग फीस के नाम से वो जो देते हैं वो 10,000 के आसपास या 20,000 ऐसे ही कुछ फिक्स्ड है। Correct. उसके अलावा वो कन्वेंस वगैरह भी रिम्बर्स नहीं कर सकते। ठीक है। तो इस केस में अगर 10,000 केवल दे तो उतना तो आना जाने में लग जाए, तो क्या दूसरे फॉर्म में ले? वो वो सही भी है। नेम चेक हो गया कि भाई कि मैं इस कंपनी में आईडी हूँ, चलो ले लो। भाई प्रोफाइल में लिख देंगे या कार्ड में लिख दिया, विजिटिंग कार्ड में कि मैं यहाँ पे आईडी हूँ, हाँ, उससे ज्यादा कुछ ही नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत बोलिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप अगर कहीं होते हैं तो मैं इस चीज को मानता हूँ कि आप और डायरेक्टर रहते हैं, आपकी पहचान बढ़ती है। और मैंने देखा है लोग एक बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गए तो बाद में इतना आपका पीआर लोगों से बढ़ता है, लीग आपकी चेंज हो जाती है, बहुत नए लोगों से बहुत फायदा होता है उसका। आप उसको सीटिंग फी के साथ को गिन रहे हैं, नहीं लिंक, मतलब अगर जिनको उसमें जिनको जाना है वो नॉन मॉनेटरी टर्म्स में फायदा देखे और लॉन्ग टर्म्स में मॉनेटरी फायदा मिलेगा। परफेक्ट। और इवन जहां तक, खैर मैं कंपनी एक्ट में बहुत एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जहां तक मेरे को लगता है 2013 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कमीशन अलाउड है। हाँ, कमीशन इज अलाउड सर। कमीशन इज अलाउड, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मिल सकता है, क्योंकि वो अगर वो समय दे रहा है और उसकी एक्सपर्टाइज से कंपनी को फायदा मिल रहा है तो क्यों ना उसको कमीशन मिले। तो कमीशन उसको अलाउड है। और कंपनी एक्ट के हिसाब से अगर कमीशन अलाउड है तो इंस्टीट्यूट में भी अगर ऐसा कमीशन मिलता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। Sir, next question is from CA Mukesh Khetan. Sir, please share some ideas on succession plan of a firm. सम आइडियाज ही दूंगा। ऐसा है, मैंने जनरली देखा है कि सीए फर्म्स जो है एक बार इस्टेब्लिश हो गए और उसमें लोग जुड़ना चालू हो जाते हैं 20-25 साल बाद, थोड़ा साइज बड़ा हो जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली सीए लोग, जैसे मैंने कहा ना कि हम जब तक हाथ पैर चल रहे तब तक प्रैक्टिस चलती है, वो ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीए जो है, जो सीनियर है, वो ये सोचते नहीं है कि भाई नए लोग आ रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, नए पार्टनर आ रहे हैं, तो मैंने उनको भी थोड़ा आगे लेना चाहिए, उनको आगे लेना चाहिए, यानी मैंने थोड़ा सा उसमें से विड्रॉ लेना चाहिए। तो सक्सेशन प्लान का मतलब ये होता है कि सीनियर ऑफ द फर्म शुड कन्वे टू द जूनियर्स कि इस पर्टिकुलर एज के बाद या इस पर्टिकुलर लिमिट के बाद मेरा जो परसेंटेज रहेगा वो कम रहेगा, मेरा शेयर जो होगा वो कम होगा। ये मैंने देखा है खुद ऐसी फर्मों में हुआ है, जिसकी वजह से जो नए लोग आते हैं ना उनको एक अलग प्रेरणा मिलती है। उनको ऐसा लगता है नहीं बॉस, हमारी फर्म है, हमने और काम करना चाहिए, हमको और शेयर मिलेगा। क्योंकि अगर ये नहीं रहा तो ऐसा भी होता है कल जाके लोग जो जुड़े हुए वो चले जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको उनके हिसाब से शेयरिंग नहीं मिलता। तो सक्सेशन फर्म का मतलब ये होता है कि आपके जो नए लोग आ रहे हैं उनको आप किस तरह अकोमोडेट करते रहेंगे और पुराने लोग किस तरह से धीरे धीरे विड्रॉ होते रहेंगे। मे बी एक पर्टिकुलर का उनको सिर्फ एक पर्टिकुलर पेंशन ही मिलेगा, इन द फॉर्म ऑफ पेंशन इतने पैसे ही मिलेंगे, ना कि कोई शेयर मिलेगा। एंड सो इस टाइप से अपने आपका सक्सेशन प्लान बनाना चाहिए। और अगर इस टाइप का सक्सेशन प्लान है तो आई बिलीव आपकी फर्म का स्टैंडिंग हमेशा चलता रहेगा, लोग आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे और आपका काम चलते रहेगा। Great, sir. Next question is from CA Akash, and his question is: can we join other firm for 5 years and then if we separate, then our original firm remain intact? 5 साल के अंदर में अगर आप मर्ज हो गए और 5 साल के अंदर में आप अगर डीमर्ज हो गए तो आपको आपका ओरिजिनल नाम मिल जाएगा। 5 साल के बाद अगर आप डीमर्ज हो गए तो आपका नाम जो फ्रीज किया गया था वो अनफ्रीज हो गया और आपको इंस्टीट्यूट से फिर से वो नाम लेने की परमिशन लेनी पड़ेगी। और जिस दिन से नाम वो परमिनेंट होगा आपकी स्टैंडिंग उस दिन से रह जाएगी। मतलब पुरानी फर्म विल स्टैंड इफ वी डीमर्ज विद इन ए पीरियड ऑफ 5 years. यस यस, 5 साल में अगर आप डीमर्ज हो जाते हैं तो आपका पुराना जो स्टैंडिंग है, पुराना जो नाम है जो फ्रीज किया गया है वो आपको वापस मिल जाता है। नहीं है सर, हम लोग तो यहाँ एक ऐसे भी प्लानिंग टाइप का कि भाई कि 4 साल में वो डीमर्ज कर दो और वापस मर्ज कर लो, हम लोग किया ना ताकि वापस 5 साल के लिए फ्रीज हो जाए नाम। सर। अगर कभी किसी को कंफ्यूजन लगे, नहीं पर ऐसा क्यों करेंगे, इससे फायदा क्या होगा? नहीं अगर कभी किसी को कुछ लगा नहीं, ऐसा चल रहा लेकिन कंफर्म नहीं हो। नहीं बॉस, ऐसा है अगर आप मर्ज हो गए और 4 साल हो गए तो आपको, मैं तो कहता हूँ कि आपका कंटिन्यूटी तो ज्यादा कंफर्म है।
काम सी मर्ज हो गए, 4 साल हो गए साथ में, इसका मतलब काम आ रहा है, मजा आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो फिर डीमर्ज होने का मतलब ही नहीं आता उसमें। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मेरे ख्याल से आपने मर्जर करना नहीं चाहिए। आप अगर डीमर्ज के बारे में शुरू में सोचते हैं तो आपने बिल्कुल मर्जर नहीं करना चाहिए, आपके लिए नहीं है वो। तो मेरा नहीं, जनरली क्या होता है जब मेंबर्स के साथ बैठते हैं ना, तो 10 जने तो अलग अलग सब ऐसे कि हाँ ये चीज कैसे, वो चीज कैसे। नहीं तो लेकिन इसलिए मेरा ये क्वेश्चन, तो इसके बीच में एक पॉइंट ये भी डाले हैं कि ये प्लानिंग के हिसाब से अगर कोई को लगता है कि कैसे हम दूसरे की बहुत प्लानिंग मेरी करते हैं, कुछ आई planning मस्ट करते हैं। अप्रिशिएट कि मैंने आज तक 30-35 लेक्चर दिए, लेकिन ये आइडिया मेरे को किसी ने दिया नहीं जो आपसे मिला है। Thank you, sir. मानना पड़ेगा, सीए का दिमाग का कोई तोड़ नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है मुझे। Thank you, sir. ऐसा कर सकते हैं आप। Thank you, Sir, sir. Sumit sir, carry on with the next question, please. Next question is from CA Aditya Niburani, and he has given an example. Firm 1 Niket Niburani and Associates registered in 1990. Second firm is AJN and Associates, registration in 2016. What can be new combined so that seniority benefit is not lost? हाँ नहीं, आपका थोड़ा सवाल गड़बड़ है। गड़बड़ इसलिए क्योंकि एक का नाम सिंपल उसके व्यक्तिगत नाम से निकेत निबुरानी और ANJN एसोसिएट है। तो अगर मैं आपका एडवाइस रहेगा, आप निकेत निबुरानी जो 1990 में रजिस्टर्ड है उस नाम से फर्म मर्ज कीजिए, आपको 1990 का स्टेटस मिल जाएगा। बाद में आप आपका नाम चेंज कर लीजिए इंस्टीट्यूट को बोलते हुए, रजिस्ट्रेशन वही रहेगा, 3 साल तक आपको देना पड़ेगा प्रीवियसली नोन, और काम चलता रहेगा। इन दोनों को कंबाइन कर क्या नाम रखे, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। यानी निकेत निबुरानी AJN एसोसिएट, ऐसा शायद मुझे लगता है ये नाम कुछ इंस्टीट्यूट अलाउ करेगी। आपको निकेत निबुरानी एंड एसोसिएट ही नाम मर्ज फर्म का रखना पड़ेगा, और बाद में आप अपना नाम चेंज कर देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। Great. Any other question from any member? I think it is over. So before I conclude, I thank the chapter for this opportunity. I sincerely hope कि जो भी मैंने आपके साथ में शेयर किया वो आपको ध्यान में आ गया, and I am hopeful कि आज नहीं लेकिन साल 2 साल बाद 3 साल बाद जब भी आपको मौका मिलेगा, आपको मेरे शब्द याद आएंगे और अकॉर्डिंगली आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। और उम्मीद है उस अच्छे डिसीजन से आपका साइज भी बढ़ेगा, आपको नया काम भी मिलेगा, और आप आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको और अच्छे से और मजे से एंजॉय कर पाएंगे। तो आई कंक्लूड बाय थैंकिंग टू द CP चैप्टर एंड आल्सो टू बालकिशन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। So now I request CA Shyam Agrawal to give a formal vote of thanks. Thank you, convener sir, for giving me this opportunity. सर आपने जो एक कहा कि ये बस स्लाइड्स इतनी है और 1 घंटे में मैं कंक्लूड करता हूँ, जस्ट आई वांट टू से कि वी गॉट द क्वालिटी, क्वांटिटी इज इमैटेरियल। डेफिनेटली रिगार्डिंग द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सर, वेरी लेस ऑफ अस आर नोन टू दिस। एक प्रीवियस सेशन में एक बार एक सर ने कहा था कि ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है जिसमें हम कंपनी फॉर्म कर सकते। उस टाइम में बहुत सारे मेंबर्स को उस समय वो पता चला, वो सिर्फ एक लाइन कि भाई एक सेंटेंस में कि वी कैन गो फॉर दैट। This is a merger, demerger. These all topics were totally new for most of us, and definitely that we all have got the good knowledge and enlightened we all with this your knowledge. So we are very thankful to you कि इतने short time में और इतने अच्छे quality वाले जो knowledge मिले, और ये definitely is very helpful for us, those who want to go for a bigger firm, bigger concerns, bigger work. So it's not that we are concluding our session before, but definitely we are concluding it with a very good knowledge, quality knowledge. So very thank you sir. और हम hope करते हैं कि thank you so much. Just I want to interrupt. मेरा मोबाइल नंबर आप अगर शेयर कर दे, इनफैक्ट मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ कि जनरली लोगों के कुछ सवाल बड़े पेचीदे रहते हैं, बड़े डिफरेंट टाइप के रहते हैं। तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए, प्लीज feel free to call me anytime. I'll be more than happy to resolve it. Thank you so much. Sir, one more Thank thing, you, sir. आप अपना presentation mail कर देंगे तो I will share it among the Presentation members. भी अपना, आपका जो मुझे मेल आया उसके ऊपर presentation भी मेल कर देता हूँ, आप लोगों में भेज दीजिए उसको, जरूर वो भी देखने उनको फायदा होगा।
श्योर सर आपके Yes. इस कोऑपरेशन के लिए भी मैं अनुवाद द्वार सीपी स्टडी सर्कल से बहुत बहुत थैंक यू सर कि आप ये कोऑपरेशन भी कि एनी टाइम एनी मेंबर कैन कांटेक्ट यू फॉर एनी इश्यूज और आप आए हमें एनलाइटन के इसलिए बहुत बहुत थैंक यू सर एंड वी होप इन फ्यूचर आल्सो विल गेट योर गुड नॉलेज will be benefited by your knowledge, so thank you sir for your presence, for your session. And I thank to our members also for their presence, and thank you sir, thank you so much. Thank you so much. Convener sir, hand over to you. Yes. Thank you all.